नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी आपको एक नई दुनिया की झलक दिखाती है। यहां रोमांच, रोमांस और जादू से भरी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले सबसे आग्रह है कि वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करने के बाद आपको हाइप वीडियो नाम का फीचर दिखेगा। तो जल्दी से वीडियो को हाइप पॉइंट्स देकर हमारा सहयोग करें ताकि हम आपके लिए और भी नई नई कहानियां ला सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अध्याय 31। राजेश कपूर ने भौहें चढ़ाईं और एक क्षण सोचा। अचानक मुझे एक बढ़िया बहाना सूझा। पत्नी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, उत्तेजित मत हो। जब मीरा शर्मा ने देखा कि राजेश कपूर ने अचानक उन्हें फ़ोन किया है तो उनके चेहरे पर उलझन के भाव उभर आए। क्या चल रहा है? राजेश कपूर ने गहरी सांस ली और व्यवस्थित ढंग से बोले, क्या अभी कुछ समय पहले ही मेरे दूर के रिश्तेदार ने मेरे लिए घर नहीं छोड़ा था, लेकिन कल एक वकील ने अचानक मुझे फ़ोन किया। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे रिश्तेदार ने न केवल मेरे लिए एक घर छोड़ा है, उसने मेरे लिए एक कार भी छोड़ी थी और अब वे उसे अस्पताल की पार्किंग में ले आए हैं। ये सुनकर मीरा शर्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं, फिर उनके चेहरे पर अविश्वास का भाव आ गया। आपका रिश्तेदार आपके प्रति बहुत अच्छा है ना? हाँ, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। राजेश कपूर हंसे और जल्दी से विषय बदल दिया। चलो पार्किंग में चलते हैं और देखते हैं। मीरा शर्मा ने सिर हिलाया। उसने हमेशा राजेश की बातों पर बिना शर्त विश्वास करना चुना है। राजेश भी इससे बहुत प्रभावित हुआ। वे दोनों घुमक्कड़ को धकेलते हुए लिफ्ट से अस्पताल के बेसमेंट में पहुंचे। अस्पताल का पार्किंग स्थल बहुत बड़ा है। अंदर सभी प्रकार की कारें खड़ी हैं। राजेश कपूर ने अपनी चाबी निकाली और काफ़ी देर तक आवाज़ का पीछा करते रहे। अंततः उन्हें वह कार मिल गई जिसे सिस्टम ने पुरस्कृत किया था। यह एक सफ़ेद BMW 320i है। पूरे शरीर पर मोम लगाया गया है और खिड़कियां भी विशेष रूप से अनुकूलित हैं। ये सामान BMWs की तुलना में अधिक उच्च स्तरीय दिखती है। मीरा शर्मा ने जब कार देखी तो उनके चेहरे पर भी संतुष्टि का भाव दिखाई दिया। ये कार उनके जैसे युवा लोगों के लिए एकदम सही है। सुंदर रूप और शक्ति से भरपूर, और अंदर 4 बच्चों के रहने के लिए पर्याप्त जगह है। क्या ये कार सस्ती नहीं है? मीरा शर्मा ने कार का दरवाज़ा खोला और अंदर की सजावट को देखा। कोई बात नहीं, लगभग 3 लाख ही होंगे, राजेश कपूर ने बोलते हुए चारों बच्चों को एक एक करके कार की पिछली सीट पर बिठा दिया। ये प्रणाली भी बहुत विचारशील है, जिसमें पीछे की ओर एक शिशु सीट स्थापित की गई है। उस पर बैठने के बाद बच्चे को कोई असुविधा महसूस नहीं हुई। यहाँ तक कि दूसरा बच्चा, जिसे आवाज़ें निकालना सबसे अधिक पसंद है, अपनी सीट पर चुपचाप बैठा रहता है और अपनी छोटी छोटी आंखों से इधर उधर देखता रहता है। क्या आप ड्राइव कर सकते हैं? मीरा शर्मा ने अचानक पूछा। राजेश कपूर ने सिर हिलाया और आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। फिर कार घोंघे की तरह चलने लगी। धीरे धीरे पार्किंग से बाहर निकले। शुरुआत में राजेश कपूर अभी भी थोड़े अकुशल थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, कार की गति धीरे धीरे बढ़ती गई। वापस आते समय मीरा शर्मा पीछे की सीट पर देखती रहीं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। ये देखकर कि वे गहरी नींद में सो रहे हैं, मीरा शर्मा भी मुस्कुरा दी। प्रिय, क्यों न हम स्कूल जाकर ड्राइव पर चलें? राजेश कपूर ने अचानक सुझाव दिया। वह लगभग आधे महीने से स्कूल नहीं गया है। अब जब उसके पास कार है तो वह निश्चित रूप से अपनी पुरानी इच्छा पूरी करने के लिए स्कूल जाना चाहता है। ठीक है, मीरा शर्मा ने सिर हिलाया, लेकिन जल्द ही वह फिर से चिंतित हो गई। लेकिन क्या हमें खोज नहीं लिया जाएगा? सब ठीक है पत्नी, जब हम स्कूल पहुंचेंगे तो मैं कार की खिड़कियां नीचे कर दूंगा, राजेश कपूर ने सहजता से कहा। राजेश कपूर की बात सुनकर मीरा शर्मा को आखिरकार राहत महसूस हुई। 10 मिनट बाद राजेश कपूर मुंबई विश्वविद्यालय के गेट तक गाड़ी चलाकर पहुंचे। क्योंकि स्कूल से घर जाने का समय हो गया था, प्रवेश द्वार पर थोड़ी भीड़ थी, इसलिए राजेश कपूर ने अपनी कार रोक दी। कई तेज तर्रार सहपाठी उस समय आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने मीरा शर्मा को यात्री सीट पर बैठे देखा। अरे, क्या ये टीचर मीरा नहीं है? ओह हाँ, कार कौन चला रहा है? क्या यह उसका पति हो सकता है?
वह बहुत जवान और सुंदर दिखता है। ये व्यक्ति मुझे परिचित क्यों लग रहा है? हाँ हाँ, मुझे भी ये परिचित लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसे पहले कहीं देखा है। कौन है भाई? जब वहां से गुजर रहे छात्रों ने मीरा शर्मा को कार में देखा तो वे सभी उनके बारे में बात करने लगे। स्थिति ठीक न देख मीरा शर्मा ने जल्दी से राजेश कपूर से कार का शीशा ऊपर करने का आग्रह किया। लेकिन इस समय किरण सक्सेना कार चला रही थी और हिना वाधवा को डिनर पर ले जाने की तैयारी कर रही थी। उन दोनों ने मीरा शर्मा को यात्री सीट पर बैठे देखा और जल्दी से चिल्लाए, शिक्षक मीरा। मीरा शर्मा ने अपना सिर उठाया और कार की खिड़की दबाना बंद कर दिया। ये देखकर राजेश कपूर ने जल्दी से चेंज अपीयरेंस स्किल को एक्टिवेट किया और किरण सक्सेना और हिना वाधवा पर निशाना साधा। राजेश कपूर और उनके साथियों को देखकर किरण सक्सेना और हिना वाधवा कार से बाहर आ गईं। वे वहां गए और राजेश कपूर की नई कार को ध्यान से देखा। शिक्षक मीरा, क्या यह आपकी नई कार है? हिना वाधवा ने आश्चर्य से कहा। हाँ, मीरा शर्मा ने थोड़ा असमंजस में दिखते हुए सिर हिलाया। टीचर मीरा, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको इतना अच्छा पति मिला। किरण सक्सेना इसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सकी। किरण सक्सेना द्वारा प्रशंसा किए जाने पर राजेश कपूर को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। इसी समय हिना वाधवा ने खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला और राजेश कपूर से बात की। जीजाजी, क्या मैं आज रात आपके घर खाना खाने आ सकती हूँ? कल जब से हिना वाधवा ने वह भोजन किया है, वह हर समय उसके बारे में सोचती रहती हैं और उसे बिल्कुल भी नहीं भूल पाती हैं। इसलिए राजेश को संबोधित करने का तरीका टीचर मीरा के पति से बदलकर जीजा कर दिया गया। इसका उद्देश्य उसके करीब जाना और अच्छा भोजन करना है। ये शीर्षक सुनकर राजेश कपूर एक पल के लिए थोड़ा असमंजस में पड़ गए। मीरा शर्मा मुस्कुराई, अपना सिर घुमाया और हिना वाधवा से कहा, ठीक है, तो फिर मैं पहले टीचर टैंक के साथ किराने का सामान खरीदने जाऊंगा और बाद में आपसे मिलने आऊंगा। हिना वाधवा ने अपनी बात समाप्त करने के बाद किरण सक्सेना को वापस कार में खींच लिया। सब्जी मंडी के रास्ते पर, शिक्षक मीरा की नई कार महंगी होगी, है ना? हिना वाधवा ने मुड़कर किरण सक्सेना से पूछा। ये BMW 320i जैसा दिखता है, इसकी कीमत 3 लाख से अधिक है। किरण सक्सेना जानकार थी और उन्होंने तुरंत कार की कीमत बता दी। जब हिना वाधवा ने सुना कि इसकी कीमत 300,000 से अधिक होगी, तो उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। इतना महंगा? मैंने पहले भी अन्य शिक्षकों से सुना है कि शिक्षिका मीरा बहुत कठिन जीवन जीती हैं। 4 बच्चों के पालन पोषण के लिए हमें हर जगह पैसा बचाना पड़ता है। लेकिन अब उनके पास न केवल घर है, बल्कि कार भी है। ये सचमुच दूसरों को ईर्ष्यालु बनाता है। वापस घर, राजेश कपूर ने सबसे पहले बच्चे को कमरे में वापस लिटाया और फिर खुद को व्यस्त करने के लिए रसोई में भाग गए। आज रात 3 महिलाओं के लिए खाना पकाने का एक और दिन है। आधे घंटे बाद किरण सक्सेना और हिना वाधवा खाने के 2 बड़े बैग लेकर दरवाजे पर आईं। जीजाजी, मैं आज रात गिलहरी मछली खाना चाहता हूँ, और पिछली बार आपने जो काली मिर्च और नमक वाली चिकन पसलियाँ बनाई थीं। किरण सक्सेना ने उसे घूर कर देखा। उसे अधिक संयमित रहने का संकेत देना। हिना वाधवा ने अपने होठों को मोड़ते हुए संकेत दिया कि भोजन के लिए संयमित रहना ठीक है। राजेश कपूर असहाय भाव से मुस्कुराए और सहमति में सिर हिलाया। अच्छा, हिना वाधवा ने मधुर स्वर में कहा। जीजाजी सबसे अच्छे हैं। ये सुनकर राजेश कपूर के दिल को ठंडक महसूस हुई। आप जानते हैं, हिना वाधवा स्कूल में एक लोकप्रिय महिला शिक्षिका हैं। अप्रत्याशित रूप से पोडियम पर उग्र स्वभाव वाली हिना वाधवा वास्तव में निजी तौर पर बहुत विचित्र हैं। यदि उसे पता चले कि जिस जीजा के बारे में वह बात कर रही थी, वह वास्तव में उसका छात्र है, तो उसकी अभिव्यक्ति क्या होगी? रसोई घर में राजेश कपूर ने मैंडरिन मछली निकाली। सबसे पहले तराजू हटाएं, फिर पेट को काटें और अंदर का गंदा हिस्सा बाहर निकालें। फिर सिर से चमड़ा हटा दें, मछली का सिर काट दें और चाकू का उपयोग करके मछली की पीठ से हड्डियां निकाल लें। इन चरणों को पूरा करने के बाद राजेश कपूर ने मैंडरिन मछली को त्वचा की तरफ नीचे करके फैलाया और तिरछे चाकू से उसे फूल के आकार के टुकड़ों में काट दिया। ये गतिविधियां सहज और प्रवाहपूर्ण हैं। हिना वाधवा और किरण सक्सेना दोनों ही दंग रह गईं।
5 मिनट से भी कम समय में राजेश कपूर ने गिलहरी मछली तैयार कर ली। यहाँ तक कि किसी होटल के अनुभवी शेफ के लिए भी ऐसी कुशल तकनीकों का मुकाबला करना कठिन होगा। जीजाजी, आपकी चाकू चलाने की कला सचमुच शानदार है। आपने न्यू ओरिएंटल से स्नातक नहीं किया है ना? हिना वाधवा खुद को मजाक करने से नहीं रोक सकीं। ये सुनकर राजेश कपूर मुस्कुराए और कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल वह ये कहना चाहते थे कि मैं वास्तव में मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक हूँ। पीछे हटो, मैं मछली तलने जा रहा हूँ, राजेश कपूर ने उन दोनों से कहा। इसके बाद उसने बर्तन में तेल डाला। जब तेल का तापमान लगभग 70% गर्म हो जाए, राजेश कपूर ने मैंडरिन मछली को थोड़े से स्टार्च में डुबोया, उसे तेल वाले पैन में डाला और 5 मिनट तक डीप फ्राई किया। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक त्वचा सुनहरे भूरे रंग की न हो जाए और मछली पक न जाए। अंत में राजेश कपूर ने गर्म तेल को बाहर निकाल दिया, जिससे केवल थोड़ी मात्रा में बेस ऑयल बचा। फिर सूप को बर्तन में डालें और उसमें सफ़ेद सिरका, नमक, चीनी, टमाटर सॉस और प्लम सॉस डालें। मीठी और खट्टी चटनी बनाएं, इसे मछली पर डालें और आपकी स्वादिष्ट गिलहरी मछली तैयार है। प्रिय, खाना तैयार है। राजेश कपूर नमक और काली मिर्च वाली आखिरी डिश मेज पर लाए और घर में चिल्लाए। मीरा शर्मा ने अभी अभी बच्चे को दूध पिलाना समाप्त किया था और वह जल्दी से राजेश कपूर के पास आकर बैठ गईं। इस समय हिना वाधवा खाना शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थीं। उसने सबसे पहले गिलहरी मछली का एक टुकड़ा उठाया और उसे चखने के लिए अपने मुंह में डाल लिया। यह आपके मुंह में पिघल जाता है और स्वाद से भरपूर होता है। जीजाजी, आपने यह मछली बहुत अच्छी पकाई है। आपसे मिलने से पहले मैं सोचता था कि मेरी माँ की गिलहरी मैंडरिन मछली दुनिया में सबसे अच्छी है, लेकिन अब आपने जो किया उसकी तुलना में यह अभी भी बहुत पीछे है। किरण सक्सेना ने भी इसका एक घूंट लिया और उन्हें यह बहुत स्वादिष्ट लगा। जियांगसू और जेजियांग की मूल निवासी होने के नाते उन्होंने गिलहरी मछली के कई अलग अलग संस्करण खाए हैं, लेकिन राजेश द्वारा बनाई गई गिलहरी मैंडरिन मछली अब तक खाई गई सबसे अच्छी मछली है। ये सुनकर राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, अगर इसका स्वाद अच्छा है तो और खाओ। ये कहते हुए राजेश कपूर ने मछली का एक टुकड़ा उठाया और मीरा शर्मा के कटोरे में डाल दिया। मीरा शर्मा मुस्कुराईं, एक घूंट लिया और उनकी आंखें अचानक चमक उठीं। बहुत स्वादिष्ट। खाने की मेज पर हिना वाधवा और मीरा शर्मा अपने द्वारा खाए गए प्रत्येक व्यंजन की प्रशंसा करती थीं। किरण सक्सेना ने भी बार बार सिर हिलाया। कुछ ही देर में मेज पर रखे अधिकांश व्यंजन खा लिए गए। अंततः हिना वाधवा ने एक अजीब सुझाव दिया। जीजाजी, क्या मैं ये सब बचा हुआ खाना ले जा सकता हूँ? ये सुनकर किरण सक्सेना ने उसे गुस्से से घूरा। यह ऐसा है जैसे आप कह रहे हों कि जब आप किसी दूसरे के घर में हों तो आपको कुछ सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन हिना वाधवा ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, स्वादिष्ट भोजन की तुलना में अच्छे चेहरे का क्या फ़ायदा? राजेश कपूर मुस्कुराए और असहाय भाव से सिर हिलाया। उन्होंने 2 लंच बॉक्स निकाले और हिना वाधवा के लिए सभी बचे हुए व्यंजन पैक कर दिए। हिना वाधवा ने अपनी ठुड्डी को हाथ में पकड़ा, मीरा शर्मा की ओर देखा और कहा, टीचर मीरा, मुझे आपसे सचमुच ईर्ष्या होती है। मेरा पति बहुत सुंदर है और मैं हर दिन बहुत स्वादिष्ट खाना खा सकती हूँ। मैं सचमुच जीवन में विजेता हूँ। मीरा शर्मा ये सुनकर शर्मा गईं और बोली, अगर आप खाना चाहते हैं तो आगे भी अक्सर आ सकते हैं। हाँ, टीचर मीरा सबसे अच्छी हैं। हिना वाधवा उत्साह से उछल पड़ी। वह जल्दी से राजेश कपूर के पास गई और उससे पूछा, जीजाजी, क्या मैं भविष्य में अक्सर आपके घर भोजन पर आ सकती हूँ? आपने जो खाना पकाया है वह बहुत स्वादिष्ट है, मैं आपको कुछ भोजन भत्ता दे सकता हूँ। राजेश कपूर हिना वाधवा के लिए सामान पैक कर रहे थे कि अचानक सिस्टम की आवाज़ आई। काटना। सिस्टम प्रॉम्प्ट, मेकओवर कौशल समाप्त होने से पहले 1 मिनट बचा है। ये सुनते ही राजेश कपूर के चेहरे पर अचानक तनाव आ गया। उसे अब याद आया कि उसने दोपहर में रूप बदलने का हुनर इस्तेमाल किया था। इस कौशल की समय सीमा 4 घंटे है। अब 1 मिनट से भी कम समय बचा है। जल्दी से पैक करना होगा। ये सोचकर राजेश कपूर ने हिना वाधवा की बात अनसुनी कर दी और पैकिंग तेज कर दी। समाप्ति तक 35 सेकंड शेष। राजेश ने लंच बॉक्स हिना वाधवा के हाथ में थमा दिया।
शिक्षक हान, आपके लिए भोजन पैक कर दिया गया है। हमें बाद में कुछ और काम करना है, इसलिए आप लोग पहले वापस चले जाइए। राजेश को उन्हें जाने का आदेश देते देख हिना वाधवा ने सोचा कि उसके कहने से ही राजेश नाराज हो गया। ये दृश्य देखकर मीरा शर्मा के चेहरे पर भी हैरानी के भाव दिखाई दिए। ठीक है, हिना वाधवा ने निराशा से सिर हिलाया। समाप्ति तक 15 सेकंड बचे हैं, तो फिर मैं बच्चे को देखने जाऊंगा, हिना वाधवा ने ये कहा और जल्दी से बच्चे के कमरे में चली गईं। लेकिन राजेश कपूर ने उसे रोक दिया। टीचर हान, आपको और टीचर टैन को पहले वापस जाना चाहिए। बच्चे ने अपना दूध पी लिया है और अब सो रहा है। अब बात यहाँ तक आ पहुंची है। किरण सक्सेना को भी कुछ असामान्य गंध महसूस हुई। वह तेजी से आगे बढ़ी, हिना वाधवा का हाथ पकड़ा और राजेश कपूर तथा अन्य लोगों को अलविदा कहा। 10, 9, 8। श्री कपूर, टीचर मीरा, अब हम चलते हैं। किरण सक्सेना सबसे पहले कमरे से बाहर निकलीं। 5, 4, 3, दरवाज़ा बंद होने वाला है। हिना वाधवा ने अचानक पलटकर राजेश कपूर की ओर देखा। इस समय तक राजेश ने अपने परिवर्तन का प्रभाव खो दिया था। हिना वाधवा का दिमाग अचानक उछल गया। अचानक एक आकृति प्रकट हुई। वापसी के रास्ते में हिना वाधवा ने किरण सक्सेना से कहा, टीचर टैंग, मुझे अचानक एहसास हुआ कि टीचर मीरा के पति बहुत परिचित लग रहे हैं। वह बिल्कुल चीनी विभाग के कक्षा 2 के राजेश कपूर जैसा दिखता है। और क्या संयोग है, उन दोनों का अंतिम नाम लिन है। किरण सक्सेना ने एक क्षण के लिए याद किया और अपना सिर हिलाया। यह इतना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है ना? दोनों लोगों के बीच कुछ मतभेद हैं। हिना वाधवा ने बाहर जाने से पहले के पल को याद किया। राजेश कपूर का चेहरा बिल्कुल उनके छात्र जैसा ही है। हालांकि किरण सक्सेना ने कहा कि दोनों की शक्ल में अभी भी अंतर है। हिना वाधवा को यह नहीं पता था कि वह आज रात खाए गए भोजन से भ्रमित थी या शिक्षक तान का चेहरा अंधा था। इसे भूल जाओ, चलो इसे किसी और दिन सत्यापित करेंगे। दूसरा पहलू, रॉयल रेजिडेंसी, कमरा 808। मीरा शर्मा ने महसूस किया कि राजेश कपूर का मूड कुछ गड़बड़ है। पति जी, क्या आप अभी गुस्से में थे? हिना वाधवा और किरण सक्सेना को विदा करने के बाद राजेश कपूर ने राहत की सांस ली और वापस लौट गए। नहीं, मैं नाराज क्यों हूँ? मीरा शर्मा एक क्षण के लिए हिचकिचाई और फिर आगे बोली, मैंने सोचा कि तुम गुस्सा हो क्योंकि मैंने उनसे रात के खाने पर अधिक बार आने के लिए कहा था। राजेश कपूर पास आए, मीरा शर्मा के सिर पर हाथ फेरा और धीरे से बोले, क्या सोच रही हो? क्या मैं तुम्हारा पति इतना कंजूस इंसान हूँ? तो आप मैं बस थोड़ा थक गया हूँ। आखिरकार यह एक व्यस्त दिन था। शाम को मुझे तीनों महिलाओं के लिए बड़ी मेज पर व्यंजन पकाने पड़ते हैं। यदि राजेश को अच्छी नींद भी आती है तो भी वह इसे संभाल नहीं पाता। मीरा शर्मा ने भी ये सुनकर अपराध बोध से भरकर कहा, आप यहीं आराम करें, मैं बर्तन धो लूंगी। राजेश कपूर ने मना कर दिया और कहा, नहीं, मैं इसे धो दूंगा। इस बार मीरा शर्मा ने अपनी ताकत कम दिखाते हुए राजेश कपूर को वापस सोफे पर धकेल दिया। मैं जाकर नहा लूंगा, तुम आराम करो। राजेश कपूर को पता था कि वह अपने दिल में अपराध बोध की भरपाई के लिए उसके लिए कुछ करना चाहती थी। राजेश कपूर के पास सिर हिलाने, सोफे पर बैठने और टीवी देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मीरा शर्मा बाथरूम में गईं और जल्दी से नहा लीं। टीवी पर टॉक शो देखते हुए राजेश कुछ विचलित सा लग रहा था और उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वह उस समय के बारे में सोच रहा था जब आज रूप बदलने का कौशल विफल हो गया था। क्या? हिना वाधवा ने खुद को देखा। उस समय गेट बंद होने वाला था। तार्किक रूप से कहें तो यदि वह इसे देख भी ले तो इसमें केवल कुछ सेकंड ही लगेंगे। उसे इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, है ना? राजेश कपूर ने अपना सिर हिलाया और अपना संयम वापस पा लिया। कोई बात नहीं, अगर उसने ये देख भी लिया तो क्या हुआ? राजेश कपूर को पूरी उम्मीद है कि उनकी पहचान उजागर हो जाएगी। इस तरह आपको दूसरों से छिपने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी अब वह जीवनयापन के लिए मीरा शर्मा के वेतन पर निर्भर नहीं है। मीरा शर्मा ने बर्तन धोकर बैठक कक्ष में वापस आ गईं। राजेश कपूर ने हाथ हिलाकर कहा, पत्नी इधर आओ। क्या गलत? मीरा शर्मा राजेश कपूर के बगल में बैठ गईं और उनसे चिपक गईं। प्रिय, मैं कल अपने माता पिता को फ़ोन करने की योजना बना रहा हूँ।
उन्हें बताओ कि हमारा एक बच्चा है। मैं जल्द ही बच्चे के छठे जन्मदिन पर उन्हें आमंत्रित करने की योजना बना रहा हूँ। ये सुनते ही मीरा शर्मा की धड़कनें अचानक तेज हो गईं। क्या तुम सचमुच ऐसा करने जा रहे हो? राजेश कपूर ने मीरा शर्मा की पीठ सहलाते हुए धीरे से कहा। क्या हुआ? क्या तुम्हें डर है कि वे तुम्हारे बारे में कुछ सोचेंगे? मीरा शर्मा ने सिर हिलाया। खैर, आखिरकार मैं तुमसे कुछ साल बड़ी हूँ और मैं तुम्हारी टीचर हूँ, राजेश ने मजाक करते हुए कहा। पत्नी, क्या तुमने एक शब्द भी नहीं सुना? क्या? मीरा शर्मा ने उत्सुकता से पूछा। तुमसे 3 साल बड़ी एक लड़की सोने की ईंट पकड़े हुए है। आप मुझसे 6 साल बड़े हैं। मेरे माता पिता बहुत खुश होंगे। अपनी बात समाप्त करते ही मीरा शर्मा ने राजेश कपूर को अपनी गुलाबी मुट्ठी से मुक्का मारा। फक फक करना, मैं तुम्हें अनदेखा कर रहा हूँ। मीरा शर्मा खड़ी हुई और बेडरूम की ओर चली गईं। उन्होंने पहले राजेश कपूर को अपने माता पिता को उनके रिश्ते के बारे में बताने की अनुमति नहीं दी थी। मुझे बस इस बात की चिंता है कि वे मेरे बारे में राय बनाएंगे। आखिरकार, चाहे जो भी हो, वे राजेश कपूर के माता पिता हैं। मैंने पहले कभी खुद को नहीं देखा था। वह चिंता क्यों न करे। रात में राजेश मीरा शर्मा से चिपक गया। पत्नी, क्या गलत? राजेश कपूर के शरीर की गर्मी महसूस करें। मीरा शर्मा का सुंदर चेहरा अचानक लाल हो गया और उन्होंने शर्माते हुए पूछा। बिना कुछ कहे राजेश कपूर ने मीरा शर्मा को पीछे से कसकर गले लगा लिया। मीरा शर्मा थोड़ा कांपी, राजेश कपूर को धक्का दिया और धीरे से बोली, पतिदेव, मैं आज यह नहीं कर सकती। राजेश कपूर को समझ नहीं आया और उन्हें लगा कि मीरा शर्मा अभी भी उनसे नाराज हैं। प्रिय, मुझे माफ करना। नहीं, मुझे मासिक धर्म हो रहा है। ये सुनकर राजेश कपूर को अचानक याद आया, तो इसीलिए मीरा शर्मा गईं और उन्होंने थोड़ा सा सिर हिलाया। ठीक है, चलो सो जाओ। राजेश कपूर ने अब खुद पर दबाव नहीं डाला और रजाई खींचकर दोनों को ढक लिया। कुछ देर बाद राजेश कपूर ने फिर पूछा, पत्नी, जब किसी महिला को मासिक धर्म होता है तो क्या उसे दर्द होता है? मैं ठीक हूँ, बस मेरे पेट के निचले हिस्से में थोड़ी ठंड लग रही है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, राजेश कपूर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वास्तव में ये थोड़ा ठंडा है। रुको, मैं तुम्हारे लिए एक बेबी वॉर्मर लाती हूँ। राजेश कपूर तुरंत उठे, लिविंग रूम में भागे और अलमारी से बेबी वॉर्मर ले आए। चलो पत्नी, इसे अपने कपड़ों पर लगा लो। राजेश ने मीरा शर्मा के पजामे पर गर्म पैक लगा दिया। तुरंत ही उसके शरीर में गर्माहट का एहसास हुआ और मीरा शर्मा तुरंत सो गईं। राजेश चुपचाप उठा और बगल वाले शिशु कक्ष में जाकर देखने लगा कि बच्चे कैसे सो रहे हैं। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला, सिस्टम की आवाज बाहर आई। काटना, क्योंकि मेजबान ने 15 दिनों तक बच्चे की सावधानीपूर्वक देखभाल की है और एक पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं, इसलिए उसे 100,000 रुपये नकद दिए जाएंगे। इनाम, एक अस्थि मज्जा सफाई गोली। मज्जा सफाई गोली अशुद्धियों को दूर करती है, मेरिडियन को मजबूत करती है और शारीरिक कार्य को बढ़ाती है। क्या होस्ट वर्तमान में इसका उपयोग कर रहा है? अस्थि मज्जा साफ करने वाली गोलियां जैसी चीजें। मैंने बहुत समय पहले परीक्षा उपन्यासों में राजेश कपूर के बारे में सुना था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह की कोई चीज सिस्टम रिवॉर्ड बन सकती है। राजेश कपूर ने तुरंत सिर हिलाया और सिस्टम से कहा, अभी इसका उपयोग करो। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, राजेश कपूर के शरीर में एक गर्म धारा प्रवाहित हुई और उनके आंतरिक अंगों में प्रवाहित होने लगी। तभी उसने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर इस गर्म धारा से घिरा हुआ है। राजेश कपूर को हर जगह बहुत आराम महसूस हुआ। इतना ठंडा, यह अनुभूति 10 मिनट तक बनी रही। राजेश कपूर ने शुरू में सोचा था कि अस्थि शोधन की गोली लेने से उन्हें दर्दनाक यातना सहनी पड़ेगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अमर प्राणियों की खेती के बारे में लिखे गए सभी उपन्यास झूठ हैं। राजेश कपूर ने धीरे से अपनी आंखें खोली और पाया कि उनकी त्वचा की सतह पर मिट्टी के तेल जैसा कोई काला पदार्थ लगा हुआ था। वह जल्दी से बाथरूम में गया और आराम से गर्म पानी से स्नान किया। स्नान करने के बाद राजेश कपूर को भरपूर ऊर्जा महसूस हुई और उनकी आंखें तेज हो गईं। पहले वह थोड़ा निकट दृष्टि वाला था, लेकिन अब वह चीज़ों को बहुत स्पष्ट रूप से देख सकता है। राजेश कपूर के लुक में भी काफ़ी सुधार किया गया है।
न केवल चेहरा अधिक कोणीय हो गया बल्कि त्वचा भी अधिक गोरी और मुलायम हो गई। कुआं, ऐसा लगता है कि यह पहलू भी काफी मजबूत हो गया है। राजेश कपूर हल्के कदमों से बेडरूम की ओर चले गए। कमरे में प्रवेश करने से पहले ही उसे घर के अंदर मीरा शर्मा की सांसें महसूस होने लगीं और अगले कमरे में 4 बच्चों के गहरी नींद में सोने की आवाज आ रही थी। ऐसा लगता है कि इस मज्जा सफाई गोली का प्रभाव बेहद मजबूत है। अगले दिन मीरा शर्मा जागती हैं। राजेश कपूर को रसोई में व्यस्त देखकर उसे अचानक कुछ अजीब सा लगा। यद्यपि व्यक्ति अब भी वही है, फिर भी हमेशा यह एहसास होता है कि कुछ अलग है। विशेषकर उसका चेहरा और चेहरे की विशेषताएं, जो और भी अधिक सुंदर लग रही थीं। राजेश कपूर ने पलटकर देखा कि मीरा शर्मा वहां बेवकूफ़ी भरी मुद्रा में खड़ी हैं और वह मजाक करने से खुद को नहीं रोक पाए। पत्नी, क्या आप मेरी सुंदरता से मोहित हैं? मीरा शर्मा का सुंदर चेहरा लाल हो गया और वह मुड़कर बाथरूम की ओर चल दी। बेशर्म, मीरा शर्मा का शर्मीला रूप देखकर राजेश कपूर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। बाथरूम में प्रवेश करें। मीरा शर्मा ने एक तौलिया निकाला, अपना चेहरा पोंछा और खुद से बुदबुदाए। अभी क्या हुआ? राजेश को देखते ही मेरी धड़कन अचानक क्यों बढ़ जाती है और मुझे लगता है कि अब वह पहले से कहीं अधिक सुंदर हो गया है। नहाने के बाद मीरा शर्मा बाथरूम से बाहर आई और अचानक राजेश कपूर के पास से गुजरी। वह अचानक अचंभित रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये कोई भ्रम था। उसे लगा कि राजेश पहले से थोड़ा लंबा लग रहा है। उसने अपना सिर उठाया और राजेश कपूर की ओर देखा। सुंदर चेहरा, छरहरी काया और वह मनमोहक मुस्कान। क्या ये सचमुच मेरा पति है? मीरा शर्मा को ऐसा लगा जैसे वह सपना देख रही हो। राजेश कपूर ने मीरा शर्मा के अजीब व्यवहार को स्वाभाविक रूप से नोटिस किया। अप्रत्याशित रूप से, कल रात मज्जा सफाई की गोली लेने के बाद मेरी सुंदरता भी आसमान छूने लगी। ये सचमुच दुखद है। नाश्ता खत्म करो। मीरा शर्मा बेडरूम में लौटी और बच्चों को खाना खिलाया। राजेश रेस्तरां से बाहर निकला और अपने माता पिता को फ़ोन करने के लिए बालकनी में चला गया। हालांकि राजेश कपूर के वर्तमान माता पिता उनके जैविक माता पिता नहीं हैं, लेकिन उन्होंने राजेश को बचपन से ही पाला है और राजेश भी उनका बहुत सम्मान करता है। अब मैं शादीशुदा हूं और मेरे 4 बच्चे हैं। राजेश कपूर को लगा कि उन्हें ये बताना ज़रूरी है। बीप बीप बीप, फ़ोन से डायल टोन आ रही थी। यह आवाज़ सुनकर राजेश कपूर की सांसें तेज हो गईं और वह थोड़ा घबरा गए। जब वह इस बात को लेकर झिझक रहा था कि फ़ोन काट दे या नहीं। कॉल कनेक्ट हो गई। जिया फेंक, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? फ़ोन के दूसरी ओर से एक मध्यम आयु वर्ग की महिला की कोमल आवाज़ आई। राजेश कपूर एक पल के लिए हिचकिचाए, फिर बोले, कुछ नहीं, मैं बस आपको फ़ोन करना चाहता था। आप और पिताजी आजकल कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, श्रीमती कपूर ने हंसते हुए कहा। आप कैसे हैं? क्या आपके पास अभी भी रहने का खर्च है? पास होना? राजेश कपूर ने सिर हिलाया। अब उसके पास न केवल जीवन यापन के लिए पर्याप्त धन है, बल्कि उसके पास लगभग 10 लाख की बचत भी है। लेकिन आज उन्होंने घर पर फ़ोन करके उनसे बात नहीं की। इसके बजाय वह उन्हें मीरा शर्मा के बारे में बताना चाहते थे। राजेश कपूर ने गहरी सांस ली और फिर कहा, माँ, क्या पिताजी आपके बगल में हैं? हाँ, क्या आप उससे बात करना चाहते हैं? जैसे ही राजेश की माँ ने यह बात कही, उसने राजेश के पिता को भी बुला लिया। माँ, कृपया स्पीकर फ़ोन चालू करें, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या हो रहा है? यह इतना भव्य क्यों है? राजेश की माँ थोड़ी हैरान थी, लेकिन फिर भी उसने राजेश के निर्देशों का पालन किया और हैंड्स फ्री मोड चालू कर दिया। राजेश कपूर, मैं स्पीकर फ़ोन पर हूँ, क्या आप बोल सकते हैं? ठीक है, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। राजेश कपूर एक क्षण के लिए हिचकिचाए और याद दिलाया, 1 मिनट रुको। ज़्यादा उत्साहित मत होइए। फ़ोन के दूसरी ओर कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। इसके तुरंत बाद राजेश के पिता की आवाज़ सुनाई दी। अगर आपके पास कहने को कुछ है तो अभी कह दीजिए, समय बर्बाद मत कीजिए। राजेश कपूर की हरकतों से वे थोड़े घबरा गए। अच्छा, राजेश कपूर ने गला साफ किया और गहरी आवाज़ में कहा, पिताजी, माँ, अब आपका एक पोता है और वे चौगुनी संतान हैं। राजेश कपूर के शब्द अभी अभी निकले थे।
फोन के दूसरी ओर अंतहीन सन्नाटा छाया हुआ था। जब राजेश कपूर को लगा कि उनके माता पिता इस खबर से सदमे में हैं, उन्हें सांत्वना देने के लिए तैयार रहें। राजेश की मां की आवाज़ अचानक बाहर आई। राजेश कपूर, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रहे हो या तुम कोई शर्त हार गए हो? इस तरह की बात कोई मजाक नहीं है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? इस तरह की बात, उसकी हिम्मत कैसे हुई इस विषय पर मजाक बनाने की? राजेश कपूर ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं गंभीर हूँ। राजेश कपूर की गंभीर आवाज़ सुनकर राजेश की माँ एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं। क्या आप गंभीर हैं? असली? राजेश कपूर ने यह बात निर्णायक लहजे में कही। इस समय राजेश के पिता शांत नहीं बैठ सके और सीधे राजेश की मां से बात करने लगे। देखो, मैंने तुमसे कहा था, पिछली बार जब इस आदमी ने हमें फ़ोन किया था और हमसे हमारे बच्चे का नाम पूछा था तो ज़रूर कुछ गड़बड़ हुई होगी। मैं तो सही। ये सुनकर राजेश कपूर मुस्कुराए और आगे बोले, मैं इस महीने के अंत में अपने बच्चे का आधा जन्मदिन मनाना चाहता हूँ। तो क्या आप आ सकते हैं? ये सुनकर राजेश के पिता और माता पुनः चौंक गए। क्या? बच्चा तो पहले से ही आधा साल का है। राजेश कपूर ने असहाय होकर कहा। राजेश कपूर, आपके साथ धोखा तो नहीं हुआ? आप अभी कॉलेज के दूसरे वर्ष में हैं और आपका बच्चा पहले ही आधा साल का हो चुका है। मैं आपको बता दूं, समाज में ये महिलाएं बहुत षड्यंत्रकारी होती हैं। राजेश कपूर ने सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, माँ, मैं बेवकूफ़ नहीं बना। जब समय आएगा आप लोग आ जाना। राजेश कपूर के स्पष्टीकरण के बाद राजेश के पिता और माता ने अंततः इस तथ्य को स्वीकार कर लिया। यद्यपि वे थोड़े हैरान थे, फिर भी अपने पोते को गोद में लेकर वे बहुत खुश थे। फ़ोन रखकर राजेश कपूर लिविंग रूम में लौट आए। इस दौरान मीरा शर्मा भी विहू को गोद में लेकर घर से बाहर चली गईं। क्या तुम अपने माता पिता को बुला रहे हो? मीरा शर्मा ने संकोच से पूछा। अभी अभी बेडरूम में उसे राजेश कपूर के फ़ोन करने की आवाज़ भी सुनाई दी। दयालुता। राजेश कपूर ने सिर हिलाया, मीरा शर्मा के पास गए और विहू के चेहरे पर चुटकी ली। पफ टिल्डर जैसे राजेश कपूर को महसूस करते हुए सोए हुए विहू ने अपने मुंह से एक छोटा सा बुलबुला उड़ाया। ये देखकर राजेश के चेहरे पर तनाव कम हो गया। अभी जो उदासी थी वह भी एक क्षण में गायब हो गई। विहू, ये छोटा आलसी सुअर सचमुच दिन भर सोता रहता है। तुमने उन्हें क्या बताया? मीरा शर्मा ने घबराई हुई नज़रों से राजेश कपूर की तरफ देखा। मैंने उन्हें बताया कि मैं शादीशुदा हूं और मेरे 4 बच्चे हैं। लेकिन मेरे माता पिता ने मुझ पर विश्वास नहीं किया और जोर देकर कहा कि मेरे साथ धोखाधड़ी हो रही है। बाद में जब मैंने उन्हें ये बात समझाई तो उन्होंने धीरे धीरे इसे स्वीकार कर लिया। राजेश कपूर ने असहाय भाव से कंधे उचकाते हुए ये कहा। ये सुनकर मीरा शर्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं, फिर जोर से हंसने लगीं। अगर मैं तुम्हारे माता पिता होते तो मैं निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं करता। आखिरकार तुम अभी कॉलेज में ही हो और तुम पहले ही पिता बन चुके हो। ये कितना बेतुका है। ये सुनकर राजेश कपूर मुस्कुराए। इसमें इतनी अजीब बात क्या है? यदि आप कॉलेज के छात्र हैं तो आपके पास विवाह प्रमाण पत्र होने पर आपको अतिरिक्त क्रेडिट मिल सकते हैं। इससे पता चलता है कि कॉलेज में शादी करना और बच्चे पैदा करना बहुत सामान्य बात है। मीरा शर्मा ने आंखें घुमाईं और बेबसी से कहा, ठीक है, मैं हार मानती हूँ। मैं आपसे बहस नहीं कर सकती। मीरा शर्मा का विनम्र रूप देखकर राजेश कपूर ने विषय बदल दिया और पूछा, प्रिय, क्या तुम मेरे माता पिता से मिलने के लिए तैयार हो? मीरा शर्मा तब थोड़ा अचंभित हो गईं जब उन्होंने देखा कि विषय अचानक उनकी ओर मुड़ गया। अगले ही पल उसके चेहरे पर घबराहट छा गई और उसने राजेश से कहा, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। राजेश कपूर ने अपनी बाहें उठाईं और उसे दिलासा दिया, पत्नी, डरो मत, मैं इस बारे में बाद में बात करेंगे। मुझे काम पर जाना है। मीरा शर्मा जल्दी से बोली। फिर उसने चारों खजाने राजेश कपूर के हाथों में रख दिए, अपना बैग उठाया और दरवाजे से बाहर भाग गई। ये देखकर राजेश कपूर असहाय होकर मुस्कुराए। मेरी पत्नी बहुत शर्मीली है। दोपहर, शिक्षक का कार्यालय। शिक्षक मीरा, आपको क्या हुआ है? आप विचलित लग रही हैं।
हिना वाधवा की आवाज़ सुनकर मीरा शर्मा को होश आया और वह शर्म से मुस्कुराने लगी। कुछ भी नहीं। आज सुबह राजेश ने उससे कहा कि वह अपने माता पिता से मिलना चाहता है। वह इस मामले में उलझ गई है। यद्यपि वह और राजेश विवाहित हैं, लेकिन वह कभी भी उसके माता पिता से नहीं मिली। वह जानती थी कि वे राजेश कपूर के जैविक माता पिता नहीं थे, लेकिन वे राजेश के लिए इस दुनिया के दो सबसे अच्छे लोग भी हैं। मीरा शर्मा उनसे मिलने के विचार से थोड़ी घबरा गईं। इसी समय मीरा शर्मा का मोबाइल फ़ोन अचानक बज उठा। उसने अपना फ़ोन उठाया और कॉलर आईडी की जांच की। उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। वह कार्यालय से बाहर चली गई, फ़ोन उठाया और ठंडे स्वर में बात की। क्या गलत? मीरा, तुम अभी कहाँ हो? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। फ़ोन के दूसरी तरफ से प्रिया की आवाज़ आई। मीरा शर्मा ने तुरंत भौहें चढ़ाईं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मीरा, तुमने जो कहा उससे मेरा दिल दुखा है ना? हम इतने सालों से अच्छे दोस्त हैं, क्या मेरा आपसे मिलने आना ठीक रहेगा? चिंता मत करो, मैं आंटी को नहीं बताऊंगी। मैं तो बस आना चाहती थी, बच्चे को देखने। प्रिया की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर मीरा शर्मा अवाक रह गईं। मैंने उससे पूछा कि वह वहाँ क्या कर रही थी। वह इतनी तीव्र प्रतिक्रिया क्यों कर रही है? ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा स्थान भेज दूंगा। मुझे पहले से बता दो, मैं तुम्हें ले आऊँगा। ये सुनकर प्रिया तुरंत मुस्कुराई। ठीक है मीरा शर्मा। इसके बाद प्रिया ने आगे कहा, मीरा, 2 साल पहले जब तुम बार में नशे में धुत थी, क्या तुम्हें कोई और याद है? मीरा शर्मा ने असमंजस में पूछा, एक और छाप? क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था। प्रिया ने आंखें घुमाईं और सहजता से कहा। ओह। फोन रखने के बाद मीरा शर्मा कार्यालय लौट आईं। तभी उसने देखा कि विभागाध्यक्ष उसके कार्यस्थल पर आए और उसे बधाई दी। हिना वाधवा और किरण सक्सेना भी ईर्ष्या से भरी नज़रों से वहीं खड़ी थीं। शिक्षक मीरा, बधाई! आपके हालिया उत्कृष्ट शिक्षण प्रदर्शन के कारण आपको स्कूल के निर्णायकों द्वारा उत्कृष्ट शिक्षक का नाम दिया गया है। मीरा शर्मा थोड़ा चौंकी। बहुत बढ़िया टीचर। विभागाध्यक्ष ने सिर हिलाया और कहा, जब से तुम यहाँ आए हो, तुम्हारी कक्षा के विद्यार्थियों के अंकों में बहुत अधिक सुधार हुआ है। तुम इसके हकदार हो। धन्यवाद डीन। ये सुनकर मीरा शर्मा बहुत प्रभावित हुई। यह उपाधि उनके हालिया कार्य को भी मान्यता प्रदान करती है। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, टीचर मीरा। विभागाध्यक्ष का भाषण समाप्त होने के बाद वह मुड़े और कार्यालय से बाहर चले गए। इस समय किरण सक्सेना भी आई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। बधाई हो, टीचर मीरा। मेरे अनुभव के आधार पर यदि मुझे स्कूल द्वारा उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में मान्यता दी जाती है, तो मुझे इस महीने बोनस के रूप में अतिरिक्त $8,000 प्राप्त होंगे। मीरा शर्मा तब और भी उत्साहित हो गईं जब उन्होंने सुना कि इसमें बोनस भी मिलेगा। वह पलटी और कार्यालय में शिक्षकों से बोली, इस दौरान आपकी देखभाल के लिए धन्यवाद। मैं कड़ी मेहनत करना जारी रखूंगी। आइए, टीचर मीरा, अंतिम परीक्षा जल्द ही आ रही है, आपकी कक्षा पीछे नहीं रह सकती। हिना वाधवा अचानक खड़ी हुई और उनसे पूछा, टीचर मीरा, मैंने देखा कि आपकी कक्षा में राजेश कपूर नाम का एक छात्र है। लगता है वह काफ़ी समय से कक्षा में नहीं आया है ना? स्कूल में जल्द ही अंतिम परीक्षाएं होने वाली हैं। अगर वह जल्दी नहीं आया, तो वह कोर्स में फेल हो जाएगा। किरण सक्सेना ने यह भी कहा, हाँ, हालांकि उसके ग्रेड बहुत अच्छे हैं, लेकिन टीचर मीरा, आपने उत्कृष्ट टीचर का खिताब पाने के लिए कड़ी मेहनत की है, आप उसे देरी नहीं करने दे सकती। जब मीरा शर्मा ने यह सुना तो उनके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। रात, मीरा शर्मा वापस रॉयल रेजिडेंसी पहुंची। राजेश ने पहले ही रात का खाना तैयार कर लिया है और वह बेडरूम में बच्चों के साथ खेल रहा है। पत्नी, क्या तुम वापस आ गई? राजेश कपूर दौड़कर बाहर आए और बोले, जाओ जल्दी से हाथ धो लो, हम लोग अभी खाना खा लेंगे। अच्छा। राजेश कपूर की आवाज़ सुनकर मीरा शर्मा ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। फिर मैं रसोई में गया और अपने हाथ धोए। राजेश कपूर रसोई से खाना लेकर आए और जल्दी से उनका स्वागत किया। पत्नी, कृपया बैठ जाइए। आज रात मैंने जो चिकन और मशरूम स्टू बनाया है, उसे चख कर देखो। मीरा शर्मा खाने की मेज पर बैठी और शानदार भोजन को देखकर बहुत प्रभावित हुईं। पतिदेव, आप बहुत अच्छे हैं। उसने चॉपस्टिक उठाए और एक टुकड़ा खाया।
ये कैसा चल रहा है? जब राजेश कपूर ने मीरा शर्मा के संतुष्ट चेहरे को देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये बहुत स्वादिष्ट है। मीरा शर्मा ने सिर हिलाया। तो फिर और खाओ, और ये लो। राजेश कपूर खाना उठाते रहे। मीरा शर्मा ने मना नहीं किया। रात के खाने के बाद मीरा शर्मा को अचानक आज की घटना याद आ गई और वह थोड़ी दुखी हो गईं। पत्नी, तुम्हें क्या हुआ है? राजेश कपूर ने चिंता से पूछा। मीरा शर्मा ने राजेश कपूर को आज उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार जीतने तथा अपनी अंतिम परीक्षा के बारे में बताया। राजेश कपूर आधे महीने से अधिक समय से कक्षा में नहीं आए हैं। यदि आप अंतिम परीक्षा भी नहीं देंगे तो यह अनुचित होगा। राजेश कपूर एक क्षण के लिए हिचकिचाए, फिर बोले, ऐसा क्यों न हो, आप एक दिन की छुट्टी ले लें और मैं स्कूल में पढ़ाने चला जाऊं। इस तरह बच्चे की देखभाल करने के लिए कोई तो होगा। मीरा शर्मा ने सिर हिलाया। अब यही एकमात्र उपाय था। एक और बात, मेरी सबसे अच्छी दोस्त प्रिया हमसे मिलने आ रही है। ये सुनकर राजेश कपूर ने उत्साह से कहा, वाह, मेरे घर में एक कमरा है जिसमें वह रह सकती है। मीरा शर्मा उस समय बहुत प्रभावित हुई जब उन्होंने देखा कि राजेश कपूर बिना पूछे ही राजी हो गए। पतिदेव, मुझे नहीं पता क्यों, मुझे अचानक ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम पहले से कहीं अधिक सुंदर और थोड़े अलग हो गए हो। मीरा शर्मा ने अचानक कहा। राजेश कपूर ने मुस्कुराते हुए बेशर्मी से जवाब दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पति हर दिन अधिक सुंदर होते जा रहे हैं। जब स्नान कर रहे हों, राजेश कपूर को घर से फोन आया। फोन के दूसरी तरफ राजेश के पिता की आवाज आई। राजेश कपूर, पापा को अचानक याद आया कि तुम अभी भी कॉलेज में हो। तुमने कहा था कि तुम 4 बच्चों का पालन पोषण करना चाहते हो। तुम इतना पैसा कहाँ से लाओगे? ये सुनकर राजेश कपूर अचानक अवाक रह गए। ये पता चला कि वह जैविक पिता नहीं है। ये प्रतिक्रिया समय थोड़ा अधिक लंबा है। पिताजी, चिंता मत करो, मैं पैसा कमा सकता हूँ। राजेश कपूर मोबाइल पर बात करते हुए अपने शरीर को रगड़ रहे थे। आप पढ़ाई करते हुए पैसे कैसे कमा सकते हैं? थोड़ी देर बाद जब तुम्हारी माँ और मैं काम पूरा कर लेंगे तो मैं तुमसे मिलने आऊँगा। मैं बाद में आपको व्हाट्सएप के जरिए कुछ पैसे भेज दूंगा। इससे बच्चों के लिए दूध पाउडर खरीद लेना। ये सुनकर राजेश कपूर ने तुरंत मना कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं पापा, मेरे पास सचमुच पैसे हैं। ठीक है, मुझे मजबूर करना बंद करो। जैसे ही उसने बात खत्म की, राजेश के पिता ने फ़ोन रख दिया। इसके तुरंत बाद राजेश कपूर को उनके मोबाइल फ़ोन पर एक संदेश प्राप्त हुआ। राजेश कपूर ने उस पर क्लिक किया और देखा कि यह उनके पिता द्वारा हस्तांतरित 50,000 रुपये थे। ये धनराशि राजेश के पिता के लिए बहुत बड़ी रकम होगी। राजेश कपूर बहुत प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने भुगतान प्राप्त करने के लिए क्लिक नहीं किया। तभी अरुण कुमार ने कई व्हाट्सएप संदेश भेजे। राजेश कपूर ने उस पर क्लिक किया और देखा कि हिना वाधवा उनसे मिलने आई थी और उन्होंने उनसे अपने बारे में पूछा। लेकिन अरुण कुमार ने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर इसे बखूबी अंजाम दिया। अंततः उसने एक funny.jpg अभिव्यक्ति भेजी। इस संबंध में राजेश ने गहरी शंका व्यक्त की। अगले दिन कक्षा कार्यालय। टीचर मीरा, मैंने कल राजेश कपूर के रूममेट से बात की थी। उन्होंने मुझे बताया कि राजेश कपूर आधा महीना पहले ही यहाँ से चले गए हैं और अभी भी आपके पड़ोस में ही रहते हैं। क्या आप कभी पड़ोस में उससे मिले हैं? राजेश कपूर का अनुमान सही निकला। अरुण कुमार ने कहा कि वह इससे बहुत अच्छी तरह बच निकले, लेकिन वास्तव में उन्होंने खुद को बेच दिया। मीरा शर्मा होमवर्क सुधार रही थीं। हिना वाधवा की आवाज़ सुनते ही उनकी भौहें तन गईं। मैंने इसे पहले नहीं देखा है। ये सुनकर हिना वाधवा ने सोच विचार कर सिर हिलाया। मैंने सुना है कि इस सहपाठी लिन का व्यक्तित्व काफ़ी अंतर्मुखी है। यह शायद सामान्य बात है कि तुम उससे नहीं मिले। हिना वाधवा ने यह बात कही और अपने लिए बहाना ढूंढ लिया। पास खड़ी किरण सक्सेना ने कहा, राजेश कपूर आमतौर पर बहुत अच्छा करता है। मुझे उम्मीद है कि वह इस परीक्षा में फेल नहीं होगा। मीरा शर्मा ने थोड़ा दोषी महसूस करते हुए सिर हिलाया। यदि 4 बच्चों की देखभाल न करनी पड़े तो राजेश को अकेला कैसे माना जा सकता है? रात मीरा शर्मा घर लौट आईं। रात का खाना तैयार था और राजेश बच्चे के कमरे में बच्चे का डायपर बदल रहा था। इस समय राजेश कपूर रिया के साथ गतिरोध में थे।
रिया प्रतिरोधी दिख रही थी और नहीं चाहती थी कि राजेश कपूर उसके छोटे नितंबों को छुए। राजेश कपूर के पास अगला सबसे अच्छा काम करने और रिया को सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर उसने एक डायपर निकाला, रिया की पिंडली उठाई और धीरे से उसे डायपर पहना दिया। पूरी प्रक्रिया के दौरान राजेश कपूर बेहद सतर्क थे। उन्हें डर था कि कहीं वह रिया को चोट न पहुंचा दें। रिया न तो रोई और न ही कोई हंगामा किया, वह बस मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराया, मानो वह राजेश के साथ खेलना चाहता हो। इस समय राजेश कपूर ने अपना सिर घुमाया। मैंने देखा कि मीरा शर्मा पीछे से मुझे प्यार भरी निगाहों से देख रही थीं। पत्नी, क्या तुम वापस आ गई? राजेश कपूर का खूबसूरत चेहरा देखकर मीरा शर्मा अब भी शर्मा गईं और उनकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने अपना सिर हिलाया, अपना संयम पुनः प्राप्त किया और धीरे से पूछा, पतिदेव, क्या आपके लिए सरला यादव बनना अनुचित होगा? मीरा शर्मा काफी समय से यह सवाल पूछना चाहती थीं, लेकिन मैंने कभी नहीं पूछा। ये सुनकर राजेश कपूर समझ गए कि मीरा शर्मा के मन में फिर से अजीब विचार आ रहे होंगे। इसमें गलत क्या है? मैं हर दिन अपने बच्चों के साथ रह सकती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। राजेश कपूर उसके पास गए, उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और विषय बदल दिया। क्या आपने नहीं बताया था कि कुछ ही दिनों में अंतिम परीक्षाएं होने वाली हैं? क्या आप आज रात मुझे ट्यूशन पढ़ाएंगे? मीरा शर्मा ने भारी स्वर में सिर हिलाया। चाहे वह अपराध बोध के कारण हो या शिक्षक होने के नाते जिम्मेदारी के कारण, वह राजेश कपूर को परीक्षा में असफल नहीं होने दे सकती। रात के खाने के बाद राजेश कपूर ने रसोई में बर्तन धोए। मीरा शर्मा लिविंग रूम में दराजों में अध्ययन सामग्री ढूंढ रही थीं। बच्चों के सो जाने के बाद दोनों परीक्षा से पहले राजेश के लिए विशेष प्रशिक्षण की तैयारी करने के लिए लिविंग रूम में चले गए। मीरा शर्मा टीवी के पास गईं और एक महिला शिक्षक की तरह व्यवहार करने लगीं। उन्होंने राजेश से कहा कि वह अब से खुद को पत्नी के बजाय एक शिक्षक समझे। राजेश कपूर ने यह सुना और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है टीचर मीरा। मीरा शर्मा उनकी मुस्कुराहट से मंत्रमुग्ध हो गईं और धीरे से खांसते हुए बोली, तो फिर शुरू करते हैं। मुझे नहीं पता कि क्या यह अस्थि मज्जा सफाई गोली के कारण है। राजेश कपूर ने महसूस किया कि उनका मस्तिष्क अत्यंत लचीला हो गया है और उनकी याददाश्त अद्भुत हो गई है। जब बात याद रखने वाली चीज़ों की आती है तो उसे उन्हें याद रखने के लिए बस एक नज़र डालने की ज़रूरत होती है। वह उन परीक्षा प्रश्नों को हल करने में भी बहुत तेज थे जिनमें सूत्रों की आवश्यकता होती थी और वह तुरंत समाधान निकाल लेते थे। आधे घंटे से भी कम समय में राजेश कपूर ने परीक्षा के दोनों सेटों के प्रश्न हल कर लिए। मैंने केवल 2 उत्तर गलत दिए। मीरा शर्मा पूरी तरह से स्तब्ध रह गईं। पतिदेव, आप बहुत अद्भुत हैं। हे, बिल्कुल नहीं। मैं कौन हूँ? तुम्हारा पति। राजेश कपूर ने सिर उठाकर गर्व से कहा। मीरा शर्मा ने आंखें घुमाईं और राजेश कपूर के सिर पर थपथपाया। ठीक है, मुझे पता है कि तुम होशियार हो। राजेश कपूर ने समय देखा तो लगभग 12 बज रहे थे। प्रिय, चलो बिस्तर पर चलें। शयन कक्ष में आया और बिस्तर पर जाने वाला था। राजेश कपूर को अचानक कुछ याद आया और वह कुछ देर के लिए बाहर देखने के लिए दौड़े। जल्द ही वह शिशु को गर्म रखने वाले उपकरण के साथ बिस्तर पर लौट आया। पत्नी, ये तुम्हारे लिए है। ये दृश्य देखकर मीरा शर्मा इतनी भावुक हो गईं कि लगभग रो पड़ीं। पतिदेव, आप मेरे प्रति बहुत अच्छे हैं। मैं सोच रहा था, अगर एक दिन तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे तो मुझे क्या करना चाहिए? राजेश कपूर पास आए, मीरा शर्मा को कसकर गले लगाया और धीरे से बोले, क्या सोच रही हो? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। भविष्य में क्या होगा, इसका पूर्वानुमान कौन लगा सकता है? मीरा शर्मा ने उदास होकर कहा। राजेश कपूर ने बिना कुछ कहे उसे कसकर गले लगा लिया। वह जानता था कि अब वह चाहे जो भी कहे, वह गले लगाने जितना वास्तविक नहीं होगा। 3 दिन बाद परीक्षा सप्ताह निर्धारित समय पर आ गया। पूर्व समझौते के अनुसार मीरा शर्मा बच्चों की देखभाल के लिए घर पर रहने के लिए छुट्टी ले ली, जबकि राजेश कपूर परीक्षा देने के लिए स्कूल चले गए। कॉलेज की अंतिम परीक्षाएं हाई स्कूल की परीक्षाओं की तरह नहीं होती, जो केवल 2 दिन तक चलती हैं। चूंकि कॉलेज में विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम पूरा होने की अवधि अलग अलग होती है, इसलिए परीक्षा अवधि अक्सर आधे महीने तक चलती है। मीरा शर्मा को विदा करने के बाद राजेश अकेले ही स्कूल आ गया।
जैसे ही उसने स्कूल के गेट में कदम रखा, उसने अनगिनत सहपाठियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वाह, ये सहपाठी कितना सुंदर है। हाँ हाँ, इतना सुंदर सहपाठी हमारे स्कूल में कब आया। वह जाना पहचाना सा लग रहा है। वह चीनी विभाग वाला नहीं है। कौन है वह? मुझे लगता है उसका नाम राजेश कपूर है। क्लास की सुंदरी लेया यादव उसका पीछा करती थी। मैं भी उसका पीछा करना चाहती हूँ। मैं सचमुच उसे चूमना, गले लगाना और ऊपर उठाना चाहती हूँ। इतनी ज्यादा फैन गर्ल मत बनो। उसे तो क्लास की सुंदरी भी पसंद नहीं है, तो वो तुम्हें कैसे पसंद कर सकता है। स्कूल आते हैं। राजेश कपूर के तीखे चेहरे ने अनगिनत सहपाठियों का ध्यान तुरंत आकर्षित कर लिया। उन सब की आंखों में पागलपन था, मानो वे राजेश कपूर को खा जाना चाहते हों। आखिरकार राजेश का रूप पहले से ही बहुत अच्छा है और मज्जा सफाई गोली के प्रभाव से अब उसे उन युवा सुंदर लड़कों से पूरी तरह से बेहतर कहा जा सकता है। राजेश कपूर ने सभी की अजीब निगाहों को नज़रअंदाज कर दिया और सीधे कक्षा में चले गए। जैसे ही राजेश कपूर अंदर जाने वाले थे, उनकी टक्कर किरण सक्सेना से हो गई। राजेश कपूर ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। नमस्ते टीचर टैंग। किरण सक्सेना एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गईं और कुछ असमंजस से राजेश कपूर की ओर देखने लगीं। आप कौन हैं? किरण सक्सेना का हैरान चेहरा देखकर राजेश कपूर थोड़ा हैरान हुए। क्या ये सही नहीं है? मैंने उस पर रूप परिवर्तन कौशल का उपयोग नहीं किया। वह स्वयं को कैसे नहीं पहचान सकी? क्या शिक्षक तांग सचमुच चेहरा अंधा है? राजेश कपूर को यह नहीं पता था कि जब से उन्होंने अस्थिशोधन की गोली ली है, तब से उनके रूप और शरीर में बहुत बदलाव आ गया है। इसके अलावा राजेश कपूर आमतौर पर आखिरी पंक्ति में बैठते थे और किरण सक्सेना को उनसे कोई खास लगाव नहीं था। इसीलिए अब जब वह राजेश को देखता है तो वह उलझन में पड़ जाता है। टीचर टैंग, मैं राजेश कपूर हूँ। ओह, आप राजेश कपूर हैं। जल्दी आइए, परीक्षा शुरू होने वाली है। राजेश कपूर ने सिर हिलाया और सीधे कक्षा में चले गए। कक्षा जो पहले बहुत शोरगुल वाली थी, अचानक शांत हो गई। चीनी विभाग के कक्षा 2 के सभी छात्र अविश्वास से राजेश कपूर को देख रहे थे। वह राजेश कपूर है। बिल्कुल नहीं, आधे महीने तक उसे न देखने के बाद वह इतना सुंदर कैसे हो गया। हालांकि वह पहले सुंदर था, अब वह हास्यास्पद रूप से सुंदर है। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, मैं प्यार में पड़ रहा हूँ। किरण सक्सेना मंच पर आई, मेज पर जोर से धक्का मारा और ठंडे स्वर में चिल्लाईं, मुझे थोड़ी शांति और चैन दो। विशाल कक्षा फिर से शांत हो गई। किरण सक्सेना ने कक्षा में छात्रों की ओर देखा और अपनी बात जारी रखी। आज पहली अंतिम परीक्षा है। क्या सब तैयार हैं? यदि आप परीक्षा में असफल नहीं होना चाहते हैं, तो प्रश्नों का उत्तर ध्यानपूर्वक दें और पहली बार में ही उत्तीर्ण होने का प्रयास करें। आधे घंटे बाद राजेश कपूर ने इसकी जांच की और उन्हें कोई समस्या नहीं मिली, इसलिए उन्होंने पेपर जल्दी जमा कर दिया। छात्र लिन, तुम्हारी परीक्षा जल्द ही है, इसलिए ज़्यादा दूर मत जाओ। ठीक है, मैं पानी की एक बोतल खरीदने जा रहा हूँ। किरण सक्सेना ने परीक्षा पत्र उठाया और उसे ध्यान से देखा। मैंने पाया कि मैंने बहुत अच्छा किया और केवल एक प्रश्न गलत किया। जैसी कि उम्मीद थी, वह अव्वल छात्र है। आधे महीने तक कक्षा में न आने के बाद भी वह लगभग पूरे अंक लेकर उत्तर दे सकता है। तभी किरण सक्सेना आश्चर्यचकित हो गईं। राजेश कपूर शिक्षण भवन के एक कोने में आ गए। उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और मीरा शर्मा को वीडियो कॉल किया। प्रिय, क्या तुम परीक्षा नहीं दे रहे हो? मैंने अपना पेपर जल्दी जमा कर दिया है, मुझे बच्चे को देखने दो। मीरा शर्मा ने कहा, ओह, और कैमरे का ध्यान पालने में लेटे 4 प्यारे बच्चों की ओर मोड़ दिया। अवि और तनु जल्दी से वहां पहुंचे और चेहरे पर मीठी मुस्कान लिए राजेश को उत्सुकता से उसके फ़ोन पर देखने लगे। ये दृश्य देखकर राजेश कपूर का दिल लगभग पिघल गया। अवि, तनु, क्या तुम्हें अपने पापा की याद आती है? आज पिताजी घर पर नहीं हैं, तुम्हें माँ की बात माननी होगी। मम्मी को तंग मत करो, अपना दूध पियो और अपने डायपर बदलो। समझ रही हो? राजेश कपूर ने कहा और फिर मीरा शर्मा से कहा, पत्नी, मुझे रिया और विहू से मिल लेने दो। मीरा शर्मा ने अपना फ़ोन उठाया और अपने बगल में बैठे रिया और विहू को थपथपाया। इस समय वे दोनों गहरी नींद में सो रहे थे।
विहू के मुंह से समय समय पर बुलबुले निकलते रहते थे और वह बहुत मूर्ख लग रहा था। तुम दोनों आलसी सुअर, दिन भर बस सोते ही रहते हो। पिताजी आपसे मिलने आए हैं, लेकिन आप उनके साथ वीडियो चैट करने के लिए भी नहीं उठे। राजेश कपूर ने बनावटी गुस्से भरे लहजे में कहा। रिया और विहू ने कहा, नहीं, मैंने अभी अभी दूध पिया है और सो गई हूँ, क्या हुआ? फोन के दूसरी ओर से मीरा शर्मा की मधुर आवाज आई। ठीक है प्रिय, कोई यहाँ है, मैं पहले फोन रखूंगा, अलविदा टिल्डर। इस समय छात्र एक के बाद एक कक्षा से बाहर आ गए। राजेश के पास मीरा शर्मा के साथ वीडियो कॉल बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि वह सचमुच बच्चे को कुछ और बार देखना चाहता था, लेकिन अगर उसके सहपाठियों ने उसे देख लिया तो ये समय की बर्बादी होगी। इस समय वहां कई छात्राएं छोटी स्कर्ट पहने हुए थीं। वे एक दूसरे से लिपटे हुए थे और बीच बीच में राजेश कपूर को देख रहे थे। जल्दी करो, वह यहीं खड़ा है, पहल करके ही तुम कहानी सुना सकते हो। हाँ, उसके जैसे सुंदर लड़के के साथ यदि आप पहल नहीं करेंगे तो बच्चा मुसीबत में पड़ जाएगा। तुम जा रहे हो या नहीं? अगर नहीं तो मैं ऊपर जाकर उसका व्हाट्सएप पूछूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं जा सकती हूँ। आप लोग कृपया उसे मुझसे छीनने की कोशिश मत करना। अगर मैं उसे नहीं पा सकी तो मैं जिंदगी भर अकेली रह जाऊंगी। मैंने देखा कि दो महिला सहपाठी मादा भेड़िए धीरे धीरे मेरी ओर आ रही हैं। राजेश कपूर को बुरा लगा और वे जल्दी से मुड़कर चले गए। लेकिन वे दो सहपाठी छात्राएं उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती थीं? वह भागने की कोशिश कर रहा है, उसका पीछा करो। दोनों सहपाठियों को इस बात की परवाह नहीं थी कि उन्होंने छोटी स्कर्ट पहन रखी थी और वे बस उसके पीछे पीछे चल पड़ीं। उनमें से एक, जिसकी लंबी टांगें थीं, उसने अपनी बाहें फैलाकर राजेश कपूर को पकड़ लिया। एक और प्यारी सी लड़की ने शर्म से राजेश की ओर देखा। यही, क्या मैं आपको व्हाट्सएप पर जोड़ सकता हूँ? उसने शर्मीले भाव से कहा। राजेश थोड़ा शर्मिंदा हुआ। माफ करना, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। बोलते समय उसने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया और उसमें पहनी हीरे की अंगूठी दिखाई। क्या आप शादीशुदा हैं? दोनों ने अविश्वास से राजेश कपूर की ओर देखा। हम सब छात्र हैं और आप पहले से ही शादीशुदा हैं। उनकी राय में राजेश कपूर उन्हें अस्वीकार करना चाहते होंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा घटिया बहाना ढूंढ लिया। लंबी टांगों वाली लड़की पास आए और अहंकार से बोली, कोई बात नहीं, मेरी बहन ज्यादा नखरे नहीं करती, अगर तुम शादीशुदा भी हो तो कोई बात नहीं। जब उस सुंदर लड़की ने ये सुना तो उसका चेहरा और भी लाल हो गया। उसने जल्दी से लंबी टांगों वाली लड़की को पीछे खींचा और राजेश कपूर से कहा, आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। इतना कहकर वह लंबी टांगों वाली लड़की को खींचकर बाथरूम की ओर भागी। तुम क्या कर रहे हो? मैं लगभग वहां पहुंच गया हूँ। वे पहले से ही शादीशुदा हैं, हमारे लिए ऐसा करना उचित नहीं है। जब उसने कहा कि वह शादी कर रहा है तो तुमने उस पर विश्वास किया। तुम कितने मूर्ख हो? क्या आप कह रहे हैं वह हमसे झूठ बोल रहा है? जाहिर है, हम कॉलेज में सिर्फ दूसरे साल के छात्र हैं, शादी करने का कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हें स्कूल के बाद उससे मिलवाने ले जाऊंगी। जल्द ही परीक्षा का दूसरा दौर शुरू हो गया है। इस बार निरीक्षक हिना वाधवा हैं। हिना वाधवा ने छोटी स्कर्ट पहन रखी थी और वह मंच पर ठंडे भाव के साथ खड़ी थीं। स्टॉकिंग्स में कसकर लिपटी हुई पतली सुंदर टांगें विशेष रूप से सेक्सी लगती हैं। उसकी आंखें बाज की तरह थीं, जो दर्शकों को भूर रही थीं। आओ, बाईं और दाईं पंक्तियों में अपनी सीटें बदल लो। अपने डेस्क पर लिखे सभी नोट साफ कर दो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अगर किसी ने धोखा देने की हिम्मत की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पोडियम पर हिना वाधवा का दबंग अंदाज देखकर राजेश अपनी हंसी रोक नहीं पाए। ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को आप वास्तव में सही तौर पर नहीं देख सकते। आपको उसकी असली प्रकृति को जानने के लिए गहराई में जाना होगा। आधे घंटे बाद राजेश कपूर ने परीक्षा पत्र की जांच की और उसे जल्दी जमा करना चाहते थे, लेकिन इस बार हिना वाधवा ने उसे इतनी गौर से देखा कि वह थोड़ा घबरा गया। शिक्षक हान, क्या हुआ? वापस मेरे पास आओ। तुम्हें अपने कागजात जल्दी जमा करने की अनुमति नहीं है। हिना वाधवा की जलती हुई आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद को नंगा करके खुद को गौर से देखना चाहती हो।
राजेश कपूर तुरंत डर गए। मेरे पास चुपचाप अपनी सीट पर लौटने और परीक्षा पत्र जांचने का नाटक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सौभाग्य से हिना वाधवा को यह एहसास नहीं हुआ कि वह वही तथाकथित जीजा था जिसका उन्होंने उल्लेख किया था। आधे घंटे बाद परीक्षा समाप्त हो गई और सभी ने एक एक करके अपने अपने पेपर जमा कर दिए। कक्षा से बाहर निकलने के बाद राजेश कपूर सीधे रॉयल रेजिडेंसी वापस चले गए। उसने कार नहीं चलाई, उसे पूरा अभिनय करना पड़ा। अगर किरण सक्सेना और हिना वाधवा ने मुझे मीरा शर्मा की कार चलाते हुए देख लिया तो क्या होगा? क्या इससे मेरी असली पहचान उजागर नहीं हो जाएगी? घर लौटने के बाद राजेश कपूर पहले बच्चे को देखने गए, फिर किचन में भागकर मीरा शर्मा के लिए खाना बनाने लगे। डिंग डोंग, तभी दरवाजे की घंटी बजी। मीरा शर्मा ने अनजाने में राजेश कपूर से नजरें मिलाईं। मैं जाकर देखूंगा कि वह कौन है। ये संभवतः शिक्षक तांग और शिक्षक हान हैं। राजेश कपूर ने सीधे तौर पर अपना फैसला सुनाया। चूंकि मैं आज स्कूल में आया था, इसलिए वे घर आकर देखना चाहते होंगे कि क्या ये तथाकथित राजेश टीचर मीरा का पति है। मीरा शर्मा भी ये सुनकर थोड़ी घबरा गईं। उन्होंने जल्दी से राजेश कपूर से थोड़ा मेकअप करने और अपना रूप बदलने का आग्रह किया। मीरा शर्मा की राय में हालांकि किरण सक्सेना और हिना वाधवा पहले राजेश कपूर को नहीं पहचानती थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि राजेश ने आधे महीने से कक्षा में भाग नहीं लिया था और वे चेहरे से थोड़े अंधे थे, इसलिए वे उसे पहचान नहीं सके। लेकिन अब वे राजेश कपूर की जांच पूरी कर चुके थे और फिर से उनके पास आए। भले ही वे अपना चेहरा नहीं देख पाते हों, फिर भी वे गलती नहीं कर सकते हैं ना? मीरा शर्मा की घबराहट देखकर राजेश कपूर ने उदासीनता से अपना सिर हिलाया। कोई बात नहीं प्रिय, मैं आज परीक्षा के दौरान सबसे आखिरी पंक्ति में बैठा था, इसलिए उन्होंने मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जाओ दरवाज़ा खोलो और उन्हें अंदर आने दो। ये सुनकर मीरा शर्मा के पास दरवाज़ा खोलकर दोनों लोगों का स्वागत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। निश्चित रूप से जैसे ही मैं अंदर गया, किरण सक्सेना और हिना वाधवा सीधे राजेश कपूर की तलाश में निकल पड़े। शिक्षक मीरा, क्या आपके पति घर पर नहीं हैं? वह रसोई में खाना बना रहा है। मीरा शर्मा ने यह बात थोड़ी घबराहट से कही। ये सुनकर वे दोनों देखने के लिए जल्दी से रसोई घर में गए। इस समय राजेश कपूर ने पहले ही चेंज अपीयरेंस कौशल को सक्रिय कर लिया था और किरण सक्सेना और हिना वाधवा को अपना लक्ष्य बना लिया था। शिक्षक तांग, शिक्षक हान, क्या हुआ? राजेश कपूर ने सिर उठाकर ऐसे पूछा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ भी नहीं, हम बस वहां से गुजर रहे थे और आपसे मिलने आना चाहते थे। राजेश कपूर के हाव भाव देखकर हिना वाधवा का शक पूरी तरह दूर हो गया। ओह, क्या तुमने खाना खा लिया? तुम रात के खाने के लिए क्यों नहीं रुकते? राजेश कपूर ने गर्मजोशी से आमंत्रित किया। यह अच्छा नहीं है। ये कहने के बावजूद हिना वाधवा खाने की मेज पर बैठ गईं। मीरा शर्मा ने ये देखकर राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं और चावल पका लूंगी। ठीक है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ मुफ्त में खाने के लिए नहीं हैं। हिना वाधवा ने भी विशेष स्पष्टीकरण दिया। मीरा शर्मा बिना कुछ कहे मुस्कुराईं और सीधे रसोई में चली गईं। आधे घंटे बाद 5 व्यंजन और एक सूप तैयार है। वहां व्यंजनों से भरी एक मेज रखी थी और उसकी खुशबू तुरंत ही पूरे घर में फैल गई। हिना वाधवा ने भोजन की सुगंध सूंघी, उनकी भूख बढ़ गई और उनका पेट गुड़गुड़ाने लगा। जल्दी खाओ, हिना वाधवा को लार टपकाते देख मीरा शर्मा ने सुझाव दिया। हिना वाधवा ने तुरंत चॉपस्टिक उठाए, उबले हुए मटन का एक टुकड़ा उठाया और खाना शुरू कर दिया। कितना स्वादिष्ट! मेरे जीजाजी का खाना पकाने का कौशल सचमुच मुंबई में अद्वितीय है। किरण सक्सेना ने भी एक घूंट लिया और उसकी तारीफ करने लगीं। कितना कोमल मटन! ये सिचुआन और चोंगकिंग में खाए गए टोफू के साथ मटन से भी बेहतर है। मीरा शर्मा राजेश की पाककला की आदी हो गई हैं। हालांकि हर बार जब मैं इसे खाता हूं तो मुझे अभी भी अद्भुत महसूस होता है। लेकिन वह हिना वाधवा और किरण सक्सेना की तरह अतिशयोक्तिपूर्ण अभिव्यक्ति नहीं करेंगी। मीरा शर्मा को अचानक महसूस हुआ कि उन्हें अपने आशीर्वाद की सराहना करना नहीं आता। इसी समय हिना वाधवा अचानक बोल पड़ीं, शिक्षक मीरा, मैं सचमुच आपसे ईर्ष्या करता हूँ। तुम्हें पति कहाँ मिला? मैं भी एक पति ढूंढना चाहती हूँ।
ये सुनकर मीरा शर्मा के चेहरे पर असहाय भाव आ गया। वह उन्हें यह नहीं बताना चाहती थी कि वह और राजेश वास्तव में एक बार में मिले थे। इस समय किरण सक्सेना ने विषय बदल दिया और कहा, शिक्षक मीरा, आपकी कक्षा से राजेश कपूर आज परीक्षा देने आए हैं और उसने अपना पेपर भी जल्दी जमा कर दिया। मैंने उसे देखा और उसने वाकई बहुत अच्छा किया था। किरण सक्सेना से राजेश के बारे में बात सुनने के बाद हिना वाधवा ने भी कहा, हाँ, जब मैं परीक्षा की निगरानी कर रही थी तो वह भी अपना पेपर जल्दी जमा करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे डरा दिया। हे टिल्डर। ये सुनकर राजेश कपूर अवाक रह गए। किसने सोचा होगा कि पोडियम पर इतनी दबंग दिखने वाली हिना वाधवा वास्तव में निजी जीवन में इतनी विचित्र हैं। जल्द ही हिना वाधवा ने आगे कहा, टीचर मीरा, आप आज स्कूल नहीं गईं, वरना आप जरूर डर जाती। राजेश कपूर अब इतने सुंदर हो गए हैं कि मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाया। हिना वाधवा और किरण सक्सेना दोनों राजेश के बदलावों के बारे में बात कर रही थीं। मीरा शर्मा बगल से सुन रही थीं और अपने सामने खड़े राजेश कपूर को देखने से खुद को रोक नहीं पाईं। वह थोड़ा उलझन में थीं। क्या शिक्षक तांग और शिक्षक हान सचमुच चेहरा अंधे हैं, या मैं ये कहूँगा कि राजेश का मेकअप कौशल बहुत अच्छा है। वह उन दोनों को कैसे मूर्ख बना सकता था। तभी बच्चे के कमरे से रोने की आवाज़ें आने लगीं। मैं बच्चे की जांच करने जा रहा हूँ। राजेश कपूर जल्दी से उठ खड़े हुए और इस परेशानी वाली जगह से चले गए। टीचर मीरा, आज आपने स्कूल से छुट्टी ले ली, कुछ हुआ क्या? अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बताएं, हम आपकी यथासंभव मदद करेंगे। राजेश कपूर के जाने के बाद किरण सक्सेना ने चिंता से पूछा। ये सुनकर हिना वाधवा ने भी तुरंत अपनी राय व्यक्त की, हाँ टीचर मीरा, कृपया हमारे साथ विनम्र मत बनिए। मीरा शर्मा ने अपना सिर हिलाया और उनकी दयालुता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। वे तीनों कुछ देर तक बातें करते रहे और फिर किरण सक्सेना और हिना वाधवा वहां से चली गईं। अगले दिन मीरा शर्मा घर पर बच्चे की देखभाल करती हैं। राजेश हमेशा की तरह परीक्षा देने के लिए स्कूल गया। जैसे ही परीक्षा का पेपर दिया गया, उसने तुरंत उस पर काम करना शुरू कर दिया। 20 मिनट बाद राजेश कपूर ने इसका गहन निरीक्षण किया। कोई बात नहीं, तो जल्दी पेपर जमा कर दो। इस बार पर्यवेक्षण करने वाली शिक्षिका न तो किरण सक्सेना थी और न ही हिना वाधवा। इसलिए उन्होंने राजेश के लिए चीज़ें मुश्किल नहीं बनाईं, लेकिन सवालों को हल करने में उनकी गति देखकर उन्हें थोड़ी हैरानी हुई। परीक्षा पत्र जमा करने के बाद राजेश कपूर स्कूल के गेट से बाहर निकले और सीधे रॉयल रेजिडेंसी चले गए। मैंने अपने बच्चे को काफ़ी समय से नहीं देखा है और मुझे उसकी थोड़ी बहुत याद आती है। हालांकि जैसे ही राजेश कपूर स्कूल के गेट से बाहर निकलने वाले थे, अचानक उसने स्कूल के गेट पर एक परिचित व्यक्ति को खड़ा देखा। मैंने देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी फलों का एक बड़ा थैला लेकर दरवाजे पर खड़ा होकर इधर उधर देख रहा था। पापा, राजेश कपूर की आवाज़ सुनकर अधेड़ उम्र का आदमी अचानक घूम गया। एक क्षण के लिए तो मैं थोड़ा स्तब्ध रह गया। आप कौन हैं? देवेंद्र कपूर ने कुछ संदेह के साथ कहा। पिताजी, मैं राजेश कपूर हूँ। देवेंद्र कपूर एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए, फिर उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और दौड़कर वहां पहुंचे। मैंने तुम्हें आधे साल से नहीं देखा, तुम इतने सुंदर कैसे हो गए? ओह पिताजी, मैं अभी भी विकास की अवस्था में हूँ, इसलिए मेरा अधिक सुंदर होना सामान्य बात है। राजेश कपूर हंसे और बात बदलते हुए बोले, पापा, आप आते समय नमस्ते भी क्यों नहीं बोले? सच में? देवेंद्र कपूर ने राजेश कपूर को घूरते हुए सख्ती से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? इतनी बड़ी बात हुई और मैंने तुम्हें पैसे देने की पेशकश की, लेकिन तुमने मना कर दिया, इसलिए मुझे देखने आना पड़ा। वैसे माँ क्यों नहीं आई? तुम्हारी माँ आने वाली थी, लेकिन तुम्हारा भाई स्कूल में मुसीबत में पड़ गया और वह भाग नहीं सकी। ओह, राजेश कपूर ने सिर हिलाया, देवेंद्र कपूर के हाथ से फल लिया और कहा, तो फिर घर चलें। देवेंद्र कपूर ने सिर हिलाया और राजेश कपूर के पीछे चले गए। यद्यपि राजेश उनका जैविक पुत्र नहीं है, फिर भी उसका पालन पोषण उन्होंने ही किया है। देवेंद्र कपूर और राजेश कपूर के जैविक माता पिता कई वर्षों से अच्छे मित्र हैं। लेकिन जब राजेश प्राथमिक विद्यालय में थे तब एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। उस समय कोई भी राजेश को गोद लेने को तैयार नहीं था।
देवेंद्र कपूर ने ही पहल की और राजेश को अपने घर ले जाकर पालने का सुझाव दिया। वैसे बेटा, तुमने मुझे यह नहीं बताया कि वह औरत क्या करती है। अब उसकी उम्र कितनी है और वह कहाँ से है? देवेंद्र कपूर को अचानक ये सवाल सूझा और उन्होंने पूछा। वह हमारे स्कूल में शिक्षिका हैं, मुझसे 6 साल बड़ी हैं। मुझे नहीं मालूम कि वह कहाँ से है। अब जब वह यहाँ है तो राजेश कपूर को कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। हालांकि जब देवेंद्र कपूर ने सुना कि वह लड़की राजेश कपूर की शिक्षिका है तो उनकी आंखें अचानक तांबे की घंटियों जितनी बड़ी हो गईं। वह आपके स्कूल में शिक्षिका है? राजेश कपूर ने सिर हिलाया। ये सुनकर देवेंद्र कपूर ने आह भरी और कुछ नहीं कहा। जल्द ही दोनों रॉयल रेजिडेंसी पहुंचे। समुदाय के माहौल को देखकर देवेंद्र कपूर बहुत संतुष्ट दिखे। यहाँ मकानों का किराया काफी महंगा है ना? पिताजी, दरअसल ये घर मेरा है। देवेंद्र कपूर ने अविश्वास से देखा और पूछा, तुम्हारा घर? तुम्हें इतने पैसे कहाँ से मिले? जहाँ तक मेरे जैविक पिता का सवाल है, क्या उनका कोई दूर का रिश्तेदार नहीं है जिसने विदेश में बहुत पैसा कमाया हो? जब मैं छोटा था तब वह मुझसे बहुत प्यार करते थे। कुछ समय पहले ही उनका निधन हो गया, इसलिए उन्होंने मेरे लिए एक घर और एक कार छोड़ी। ये सुनकर देवेंद्र कपूर को कुछ संदेह हुआ, लेकिन उन्होंने राजेश कपूर के दूर के रिश्तेदार के बारे में भी सुना था। ऐसा लगता है कि वह सचमुच विदेश में थे और ऐसा लगता है कि उनकी मृत्यु कुछ समय पहले ही हुई है। ये सोचकर देवेंद्र कपूर ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। वह राजेश के लिए भी खुश थे कि उनके बेटे के पास घर और कार है। घर लौटने के बाद राजेश कपूर ने दरवाज़ा खोला और अंदर से चिल्लाया, प्रिय, मैं वापस आ गया हूँ। आप कहाँ हैं? लिविंग रूम में प्रवेश करते हुए देवेंद्र कपूर ने कमरे में चारों ओर देखा। सरल यूरोपीय सजावट, वर्गाकार लेआउट। बालकनी पर खड़े होकर आप नदी का दृश्य भी देख सकते हैं, जो बहुत आरामदायक है। पिताजी, पहले आप बैठ जाइए, मैं बच्चे के कमरे में जाकर देखता हूँ। राजेश कपूर ने फल नीचे रखा और सीधे बच्चे के कमरे की ओर चल पड़े। उसने धीरे से दरवाजा खोला और देखा कि मीरा शर्मा बच्चे को दूध पिला रही थी। कंधे आधे खुले हुए हैं, जिससे चित्र विशेष रूप से आकर्षक बन गया है। पत्नी, मेरे पिताजी यहाँ हैं, राजेश कपूर ने धीरे से कहा। ये सुनकर मीरा शर्मा ने घबराहट के भाव के साथ बच्चे को जल्दी से नीचे रख दिया। राजेश कपूर उनके पास आए, उन्हें पजामा पहनने में मदद की और फिर बोले, यहाँ आते समय मैंने अपने पिताजी को आपकी स्थिति के बारे में बताया। तो तुम्हारे पिताजी ने क्या कहा? मीरा शर्मा थोड़ी घबराई हुई दिखी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह काफी आश्चर्यचकित था। राजेश कपूर ने पीछे मुड़कर पालने में 4 अच्छे व्यवहार वाले बच्चों को देखा। वह विहू के पास गया, एक टिश्यू निकाला और उसका मुंह पोंछा। मीरा शर्मा ने जल्दी से अपना पजामा उतारा, बाल बांधे और पूछा, प्रिय, क्या मेरे लिए यह पहनना ठीक है? राजेश कपूर ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मेरी पत्नी जो भी पहनती है उसमें अच्छी लगती है। घृणा है, इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करना बंद करो और मुझे सच बताओ। मुझसे सच्चाई बयां की जा रही है। मीरा शर्मा आईने के सामने खड़ी होकर अपने परिधान को देख रही थी, लेकिन फिर भी उन्हें असंतोष महसूस हो रहा था। प्रिय, मुझे बेडरूम में जाकर वह टी शर्ट निकालने में मदद करो। कोई बात नहीं, आप इस पोशाक में अच्छी लग रही हैं। राजेश कपूर ने उसके हाथ थपथपाए और चिढ़ाते हुए कहा, बदसूरत बहू को देर सवेर अपने सास ससुर से मिलना ही पड़ेगा, शर्मिंदा मत हो। मीरा शर्मा ने इस बारे में सोचा और यह बात समझ में आई। उसने गहरी सांस ली, खुद को शांत किया और शालीनता से व्यवहार करने की पूरी कोशिश की। दूसरा पहलू, देवेंद्र कपूर लिविंग रूम में बैठे थे। जितना ज्यादा वे घर को देखते, उतना ही ज्यादा सहज महसूस करते। पापा, राजेश कपूर मीरा शर्मा का हाथ पकड़कर देवेंद्र कपूर के सामने चले गए। मैं आपको अपनी पत्नी मीरा शर्मा से मिलवाता हूँ। मीरा शर्मा थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और देवेंद्र कपूर से कहा, पिताजी। देवेंद्र कपूर खड़े हुए, मीरा शर्मा की ओर देखा और उनकी आंखों में संतुष्टि के भाव दिखाई दिए। वह इस बहू से बहुत संतुष्ट हैं। विशेषकर उन दोनों को एक दूसरे का हाथ थामे इतने स्नेहपूर्ण अंदाज में देखना। देवेंद्र कपूर भी मुस्कुराए और बोले, नमस्ते युवती।
मैं इस बार जल्दी में आया था और कुछ भी तैयारी नहीं की थी। बोलते बोलते उसने अपनी जेब से 50,000 रुपये नकद निकाल लिए। यह एक बैठक उपहार है। मीरा शर्मा ने जल्दी से हाथ हिलाते हुए कहा, पिताजी, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। ये देखकर देवेंद्र कपूर ने पैसे सीधे मेज पर रख दिए। आपकी अभी अभी शादी हुई है और आपको 4 बच्चों का पालन पोषण करना है। वित्तीय दबाव बहुत ज्यादा होगा। ये पैसा मैंने पिछले 2 सालों में कमाया है। मैं इसे राजेश की भावी शादी के लिए बचाना चाहती थी, लेकिन अब जब वह विवाहित हो गया है तो आप इसका उपयोग बच्चे के लिए दूध पाउडर खरीदने में कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद जब मेरा वेतन आएगा तो मैं तुम्हें कुछ और दूंगा। बोलते समय उन्होंने राजेश कपूर की ओर ऐसी नज़र से देखा जिसमें किसी भी तरह की अस्वीकृति की भावना नहीं थी। ये देख राजेश कपूर ने मीरा शर्मा का हाथ थपथपाते हुए कहा, बीवी, जाओ खाना बनाओ। पापा बाद में घर पर खा लेंगे। ये सुनकर मीरा शर्मा समझ गईं कि राजेश कपूर देवेंद्र कपूर से अकेले में बात करना चाहते हैं। इसलिए बिना कुछ और कहे मैं सीधे रसोई में चली गई और खाना बनाना शुरू कर दिया। मीरा शर्मा के जाने के बाद राजेश कपूर ने पैसे वापस देवेंद्र कपूर को दे दिए। तुम छोटे कमीने, क्या कर रहे हो? यह मेरी बहू के लिए एक मीटिंग उपहार है। आप इसे मुझे क्यों दे रहे हैं? देवेंद्र कपूर ने श्राप दिया। राजेश कपूर ने असहाय होकर कहा, पिताजी, मेरे पास पैसे हैं, आप उन्हें वापस ले जा सकते हैं। अमीर से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हें बता दूं, बच्चे का पालन पोषण उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। अगर तुम अब भी मुझे अपना पिता मानते हो तो पैसे ले लो। देवेंद्र कपूर ने गंभीरता से कहा। राजेश कपूर ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, पिताजी, मैं आपसे ईमानदारी से कहूँ तो मैं ऑनलाइन लेख लिखता हूँ और थोड़ा पैसा कमाता हूँ, और मैंने एक मित्र की नई कंपनी में भी निवेश किया है। अब हर महीने मैं लाभांश के रूप में हजारों रुपये प्राप्त कर सकता हूँ। तो आपको मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देवेंद्र कपूर ने राजेश कपूर की ओर आधे विश्वास और आधे संदेह भरे भाव से देखा। असली, बेशक ये सच है। इसके अलावा अब मेरे पास एक घर और एक कार है, इसलिए मैं किराए पर भी बहुत बचत कर सकता हूँ। ये सुनकर देवेंद्र कपूर को आखिरकार राहत महसूस हुई। बुरा नहीं है बेटा, लगता है पिताजी ने तुम्हें कमा है। ये देखकर राजेश कपूर ने पैसे वापस अपनी जेब में रख लिए। ये देखकर देवेंद्र कपूर ने बस आह भरी और मना नहीं किया। ठीक है पिताजी, पहले ये पैसे तुम्हारे लिए बचाएंगे। अगर बाद में तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। देवेंद्र कपूर ने सोचा कि वह पैसे बैंक में जमा कर देंगे। इसे राजेश कपूर के लिए एक आरक्षित निधि के रूप में सोचें। फिर उन्होंने पूछा, तो अब आपकी क्या योजना है? अब स्थिति यह है कि मैं घर पर बच्चों की देखभाल करता हूं और वह स्कूल जाती है। ये सुनकर देवेंद्र कपूर कुछ असंतुष्ट दिखे। आखिरकार वह अभी भी दिल से राजेश कपूर के साथ हैं। जहां तक मेरी पढ़ाई का सवाल है, मैंने पहले ही सभी क्रेडिट पूरे कर लिए हैं। मुझे बस परीक्षा देनी है। मीरा के ट्यूशन से मुझे परीक्षा में कोई समस्या नहीं होगी। हमने बच्चे की देखभाल के लिए सरला यादव को काम पर रखा था, लेकिन खर्च बहुत अधिक था, इसलिए हमने उसे वापस जाने को कहा। इसके अलावा मैं अपने बच्चे का पालन पोषण स्वयं करना चाहता हूं, जो उसके विकास के लिए बेहतर होगा। ये सुनने के बाद भी देवेंद्र कपूर की भौहें तनी हुई थीं। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनका बेटा इतनी कम उम्र में पूर्णकालिक पिता बन जाएगा। एक पुरुष के लिए यह आसानी से उसकी लड़ने की भावना को खो सकता है। पिताजी, आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भले ही मैं घर पर बच्चों की देखभाल कर रही हूँ, फिर भी मैं किसी मित्र के साथ मिलकर छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कर सकती हूँ। तब तक जब मैं स्नातक हो जाऊंगी, मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे। मैं बस एक कंपनी खोलूंगा और अपना खुद का मालिक बनूंगा। ये सुनकर देवेंद्र कपूर के चेहरे पर निखार आ गया। उन्होंने आह भरते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। ठीक है पिताजी, राजेश कपूर ने सिर हिलाया। तभी बच्चे के कमरे से रोने की आवाज़ें आने लगीं। मीरा शर्मा ने अपने हाथ पोंछे और जल्दी से रसोई की ओर चली गईं। देवेंद्र कपूर भी थोड़ा बेचैन थे और पूछने के लिए बेताब थे, क्या बच्चा जाग रहा है? क्या मैं जाकर उन्हें देख सकता हूँ?
निस्संदेह तुमसे हो सकता है, राजेश कपूर ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई। दोनों बेडरूम के दरवाजे पर आए और देवेंद्र कपूर जल्दी से अंदर आ गए। तभी मुझे 4 प्यारे पोते पोतियों को अपने पालने में लेटे देखकर आश्चर्य हुआ। मेरे प्यारे पोते पोतियों, तुम इतने प्यारे कैसे हो? वह पड़ोसी श्रीली के पोते से कहीं अधिक सुंदर है। देवेंद्र कपूर पास आकर उसे करीब से देखने लगे और इतनी जोर से हंसे कि उनका मुंह बंद नहीं हो सका। ये दृश्य देखकर राजेश भी खुशी से मुस्कुराया। वह मीरा शर्मा के पास गया और धीरे से बोला, पत्नी, मैं खाना बनाने जा रहा हूँ, तुम यहीं मेरे पिताजी के साथ रहो। मीरा शर्मा एक क्षण के लिए हिचकिचाई और फिर सिर हिला दिया। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन करें। राजेश कपूर ने मीरा शर्मा के कंधे पर थपथपाया। अच्छा, मीरा शर्मा ने गहरी सांस ली। उसे यकीन था कि वो ठीक हो जाएगी। चूंकि उसकी शादी राजेश से हुई थी, इसलिए उसे उसके माता पिता से संपर्क करना ही होगा। इसके अलावा देवेंद्र कपूर एक बहुत अच्छे पिता भी हैं। राजेश के जाने के बाद मीरा शर्मा ने गहरी सांस ली और देवेंद्र कपूर के सामने चली गईं। पिताजी, मैं आपको आपसे मिलवाता हूँ। ये 4 बच्चे ड्रैगन और फीनिक्स भ्रूण के 2 जोड़े हैं। अवी और विहू लड़के हैं, तनु और रिया लड़कियां हैं। बाएं से दाएं वे अवी, तनु, रिया और विहू हैं। मीरा शर्मा की हथेलियां बोलते समय पसीने से तर थीं। देवेंद्र कपूर चारों बच्चों को गौर से देख रहे थे। लड़की, क्या मैं उन्हें गले लगा सकता हूँ? बेशक, आप उनके दादा हैं। देवेंद्र कपूर के चेहरे पर उत्साह का भाव था, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कैसे करें। ये देखकर मीरा शर्मा ने अवी को उठाया और अपनी बाहों में भर लिया। देवेंद्र कपूर ने अवी को लिया और उसके गोल-मटोल चेहरे को देखा और वह लगभग पिघल गया। ओह, मेरा अवी कितना प्यारा है। देवेंद्र कपूर का मुंह खुला का खुला था, उनका चेहरा मुस्कुराहट से भरा था, उस कठोरता का बिल्कुल अभाव था जो उन्होंने अभी दिखाई थी। मीरा शर्मा ने जब ये देखा तो उनके दिल को बहुत अच्छा लगा। आखिरकार वह अपनी ही बच्ची है और वह बहुत खुश है कि उसे अपने ससुर से मान्यता मिल सकी। देवेंद्र कपूर ने कुछ देर तक अवी को पकड़े रखा, फिर चेहरे पर अनिच्छा भरे भाव के साथ उसे मीरा शर्मा को लौटा दिया। मैं बूढ़ा आदमी हूँ और मुझसे बदबू आती है। कपड़े भी ज्यादा साफ नहीं हैं। बच्चे को बदबू न आने दें, यही बेहतर है। बोलते समय उसने अपनी नज़र दूसरे बच्चों पर घुमाई। उसने अवी के बगल में बैठी तनु की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ये तनु भी थोड़ी उपद्रवी लग रही है। मीरा शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अवी और तनु सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं और उन्हें शोर मचाना सबसे ज़्यादा पसंद है। प्यार बहुत शोर मचा रहा है, जिसका मतलब है कि आपके पास पर्याप्त ऊर्जा है। मीरा शर्मा ने पास में बैठे 2 बच्चों की ओर इशारा करते हुए कहा, ये रिया और विहू हैं। वे अपेक्षाकृत शांत हैं, खासकर विहू, जो दिन भर छोटे सुअर की तरह सोता रहता है। देवेंद्र कपूर ने रिया और विहू की ओर देखा जो गहरी नींद में सो रहे थे, और उनके चेहरे पर एक दयालु भाव दिखाई दिया। सभी बच्चे स्वस्थ हैं, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। मीरा शर्मा ने ये सुनकर सिर हिलाया और कहा, दरअसल ये सब राजेश की बदौलत है जो मेरा बहुत ख्याल रखता है। मैं आमतौर पर स्कूल में कक्षाओं में जाती हूँ। ये सब उन्हीं की बदौलत है कि बच्चा स्वस्थ होकर बड़ा हो सका। देवेंद्र कपूर ने सिर हिलाया, यह अच्छी बात है कि आप राजेश कपूर की दयालुता को याद रख सकते हैं। हाँ, मैं इसे याद रखूंगा। मीरा शर्मा ने भारी स्वर में सिर हिलाया। तभी देवेंद्र कपूर का मोबाइल फ़ोन बज उठा। उन्होंने अपना फ़ोन निकाला और उसे देखा, फिर मीरा शर्मा की ओर देखा और कहा, मैं राजेश कपूर की माँ हूँ, वह मुझे वीडियो कॉल कर रही हैं। ये सुनते ही मीरा शर्मा घबरा गईं। वीडियो कनेक्ट हुआ और अचानक एक सज्जन महिला फ़ोन पर प्रकट हुई। जब उसने देवेंद्र कपूर को देखा तो तुरंत शिकायत करने लगी, अरे बेवकूफ़, तुमने कहा था कि तुम मुंबई जा रहे हो, लेकिन हाई स्पीड ट्रेन से उतरने के बाद तुमने मुझे फ़ोन करने की भी जहमत नहीं उठाई। मैंने तुम्हें एक संदेश भेजा था लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। तुम आखिर क्या कर रहे थे? क्या आपने अपने बेटे को देखा है? बच्चे कैसे हैं? क्या आपकी बहू सुंदर है? सुनीता कपूर की शिकायतें सुनकर देवेंद्र कपूर अभिभूत हो गए। उन्होंने जल्दी से कैमरा घुमाया, मीरा शर्मा की ओर इशारा किया और कहा, सीधे अपनी बहू को बता दो। ये दृश्य देखकर मीरा शर्मा चौंक गईं और तुरंत मुस्कुरा दीं। आंटी, नहीं,
नमस्ते माँ। सुनीता कपूर एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुस्कुराईं। नमस्ते बहू, मेरा नाम सुनीता कपूर है। अब से आप मुझे कुइलान मॉम कह सकते हैं। ये सुनकर मीरा शर्मा ने जल्दी से सिर हिला दिया। सुनीता कपूर ने फिर देवेंद्र कपूर की तरफ देखा और पूछा, बूढ़े साहब बच्चा कहाँ है? मुझे जल्दी से दिखा दो। देवेंद्र कपूर ने तुरंत कैमरा घुमाकर पालने में पड़े 4 शिशुओं पर ध्यान केंद्रित किया। जब सुनीता कपूर ने उन गोल मटोल, गुलाबी और कोमल छोटे बच्चों को देखा तो उनकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। कितना प्यारा है मेरे प्यारे पोते। ओह, वह सबसे बड़ा तो लड़का ही होगा, है ना? वह तो बहुत ताकतवर लग रहा है। और वह छोटा सा आलसी सुअर नींद में भी बातें कर रहा है और बुलबुलें उड़ा रहा है। क्या बीच वाली लड़की है? वो बहुत शांत लग रही है। देवेंद्र कपूर ने अपना फ़ोन उठाया और सुनीता कपूर को समझाना शुरू कर दिया। बीच में जो 2 हैं वे दोनों लड़कियां हैं। एक शोर मचाती है और दूसरी शांत। अवी और विहू लड़के हैं। एक ज़्यादा ताकतवर है और दूसरे को सोना पसंद है। जब दंपति ने अपने पोते को देखा तो वे खुल गए और गर्मागर्म बहस शुरू हो गई। ये देखकर मीरा शर्मा चुपचाप बेडरूम से बाहर चली गईं। राजेश कपूर की मदद करने के लिए रसोई में भागा। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं, राजेश कपूर ने भोजन तैयार किया। मीरा शर्मा की मदद से इसे खाने की मेज तक लाया गया। राजेश कपूर बच्चे के कमरे में गए और देवेंद्र कपूर से चिल्लाकर कहा, पिताजी खाने का समय हो गया है। देवेंद्र कपूर फ़ोन हाथ में लिए राजेश कपूर के पास गए। मैं तुम्हारी माँ से वीडियो चैट कर रहा हूँ, वो तुमसे कुछ कहना चाहती हैं। राजेश कपूर ने फ़ोन उठाया और उसे फ्रंट कैमरे पर लगा दिया। जब सुनीता कपूर ने कैमरे के सामने इस खूबसूरत चेहरे को देखा तो वह थोड़ी दंग रह गईं। आप राजेश कपूर हैं? हाँ माँ। राजेश कपूर हल्के से मुस्कुराए। हाल कैसा रहा? मैं ठीक हूँ, लेकिन आपका भाई सचमुच चिंता का विषय है। लेकिन आप पहले से कहीं अधिक सुंदर और परिपक्व लग रहे हैं। राजेश कपूर ने हंसते हुए कहा, मैं अभी भी बढ़ रहा हूँ, इसलिए मेरा अधिक सुंदर होना सामान्य बात है। आपका परिवर्तन वास्तव में काफ़ी महत्वपूर्ण है। सुनीता कपूर आश्चर्यचकित थीं। फिर उसने पुनः राहत भरा भाव दिखाया। तुम्हारे पिताजी ने मुझे अभी बताया कि तुम्हारे पास मुंबई में एक घर और एक कार है। और मैं अपने दम पर पैसा कमा सकता हूँ, इसलिए मैं एक अच्छा जीवन जी सकता हूँ। लेकिन आपने कहा था कि आप वही हैं और आपने हमें कुछ नहीं बताया। राजेश कपूर ने अपना सिर हिलाया और समझाया, माँ मैं इन दिनों बहुत व्यस्त रहा हूँ और आप पर ध्यान नहीं दे पाया। सुनीता कपूर ने वास्तव में राजेश को दोष नहीं दिया। ठीक है माँ, अब और कुछ नहीं बोलेंगी। चलो खाना खाते हैं। मैंने अपनी बहू को देखा है, वह बहुत सुंदर है। माँ बहुत संतुष्ट है। जब बच्चे का आधा साल का जन्मदिन आएगा तो मैं निश्चित रूप से आपसे मिलने आऊँगा। फ़ोन रख दो। राजेश कपूर ने पालना धकेला और देवेंद्र कपूर को रेस्तरां में ले आए। इस समय मीरा शर्मा पहले ही टेबल सेट कर चुकी थीं। राजेश के माता पिता के साथ अपनी पिछली बातचीत के बारे में सोचते हुए मुझे लगा कि उनके बीच काफ़ी अच्छी बनती थी। पिताजी जल्दी से खाओ। ये देखकर कि देवेंद्र कपूर ने खाना नहीं खाया है और अभी भी चारों बच्चों को देख रहे हैं, राजेश कपूर ने उनसे आग्रह किया। ठीक है, मुझे अपने बेटे का खाना बनाने की कोशिश करने दो। देवेंद्र कपूर ने चॉपस्टिक उठाई, तले हुए मांस का एक टुकड़ा उठाया और खाना शुरू कर दिया। इसका स्वाद सचमुच बहुत अच्छा है। राजेश कपूर, अपने पाक कौशल से आप एक स्टॉल भी खोल सकते हैं। ये सुनकर राजेश कपूर अवाक रह गए। मेरी पाककला कौशल किसी मिशेलिन 3 स्टार रेस्तरां के बराबर है और आप वास्तव में चाहते हैं कि मैं एक स्टॉल चलाऊं। लेकिन वह फिर भी मुस्कुराया और बोला, पिताजी अगर इसका स्वाद अच्छा है तो और खाए। देवेंद्र कपूर भी विनम्र नहीं थे। कई घंटों तक तेज रफ्तार ट्रेन में बैठने के बाद उन्हें पहले से ही बहुत भूख लगी थी। उसने बस अपना सिर नीचे किया और खाना शुरू कर दिया। खाते समय उन्होंने राजेश की पाककला की भी प्रशंसा की। जल्द ही मेज पर रखा सारा खाना खा लिया गया। देवेंद्र कपूर ने संतुष्टि से सिर हिलाया, फिर एक टिश्यू निकाला और अपना मुंह पोंछा। ठीक है, मैंने खाना खा लिया है और बच्चे को देख लिया है। मेरे जाने का समय लगभग हो गया है।
राजेश कपूर जल्दी से उठ खड़े हुए और उन्हें रोकते हुए बोले, पिताजी आप आज रात यहीं रुक सकते हैं। देवेंद्र कपूर ने हाथ हिलाते हुए कहा, परेशान मत होइए, मैं जब आया था तब मैंने होटल बुक कर लिया था। वह यहाँ रहकर अपनी दो लोगों की दुनिया को प्रभावित नहीं करना चाहता था। आखिरकार राजेश की अभी अभी शादी हुई है और जोड़े को अभी भी थोड़ी निजता की जरूरत है। देवेंद्र कपूर ने आगे कहा, मैं बच्चे को देखने जाऊंगा और फिर होटल वापस आ जाऊंगा। वैसे भी ये होटल पहले से ही बुक है और इसका पैसा वापस नहीं किया जा सकता। अगर मैं यहाँ नहीं रुका तो ये बेकार हो जाएगा। ठीक है। राजेश कपूर के पास सिर हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। देवेंद्र कपूर पालने के पास गए और चारों शिशुओं को देखा। उनकी आंखें प्रेम से भरी थीं। इस समय अचानक राजेश कपूर के दिमाग में सिस्टम की आवाज आई, काटना। क्योंकि मेजबान बच्चे को रिश्तेदारों के संपर्क में आने देता है, उसने एक पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर ली हैं। इनाम 5 ड्रैगन फीनिक्स कायाकल्प गोलियां। ड्रैगन फीनिक्स कायाकल्प गोली शरीर को मजबूत करती है और जीवन को लंबा करती है, विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए। पत्नी, मैं एक व्यवसाय शुरू करना चाहता हूँ। सिस्टम ध्वनि सुने। राजेश कपूर जल्दी से बेडरूम में गए और ड्रैगन फीनिक्स कायाकल्प गोली निकाल ली। मेज पर रखी 5 काली गोलियों को देखकर राजेश कपूर अपने दिल में आह भरने से खुद को नहीं रोक सके। ये प्रणाली वास्तव में जानती है कि लोगों को उनकी क्षमताओं के आधार पर कैसे परखा जाए। जब राजेश कपूर जूनियर हाई स्कूल में थे तब परिवार का भरण पोषण करने के लिए देवेंद्र कपूर को प्रतिदिन 3 नौकरियां करनी पड़ती थीं। मैं प्रतिदिन 4 घंटे से भी कम सोता हूँ, इसलिए उस समय उनके शरीर में भी एक दीर्घकालिक बीमारी विकसित हो गई। वह अपनी वास्तविक उम्र से बहुत अधिक उम्र का दिखता है। लेकिन अब सिस्टम द्वारा पुरस्कृत ड्रैगन फीनिक्स कायाकल्प गोली के साथ देवेंद्र कपूर की स्थिति में राहत मिलनी चाहिए। राजेश कपूर ने एक गोली उठाकर डिब्बे में रख दी, ये सोचकर कि बाद में मौका पाकर देवेंद्र कपूर को दे देंगे। इस तरह की गोली प्रत्येक व्यक्ति द्वारा केवल एक बार ली जा सकती है और यह राजेश कपूर का रहस्य नहीं है। राजेश कपूर ने डिब्बा जेब में रख लिया और बैठक में वापस आ गए। राजेश को बाहर आते देख देवेंद्र कपूर ने भी बच्चों को अलविदा कहा और जाने की तैयारी की। पिताजी, मैं आपको वहां ले चलूंगा। राजेश कपूर ने कूड़ा उठाया और रसोई में मीरा शर्मा से बात करने लगे। पत्नी, मैं पिताजी को विदा करने जा रहा हूं, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। मीरा शर्मा ने धीरे से उत्तर दिया। नीचे पहुंचने के बाद राजेश कपूर देवेंद्र कपूर को होटल ले गए। रास्ते में ड्राइवर सीट पर राजेश कपूर को देखकर देवेंद्र कपूर थोड़े अकेले लग रहे थे। पलक झपकते ही तुम इतने बड़े हो गए हो, लेकिन मुझे ये देखकर खुशी होगी कि तुम शादी कर लो और तुम्हारे बच्चे हो जाएं, और मैं ये बात तुम्हारे पिता को समझा सकता हूँ। राजेश कपूर को पता था कि देवेंद्र कपूर उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। जब वह युवा थे तो उन्होंने बहुत अधिक काम किया था और उन्हें अपने शरीर पर इसके प्रभाव का पता था। ये सुनकर राजेश कपूर ने चुपचाप दवा का डिब्बा जेब में कस लिया। होटल पर पहुंचे। राजेश कपूर ने दवा का डिब्बा निकाला और मेज पर रख दिया। पिताजी, यहाँ एक टॉनिक है, यह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। मेरे दोस्त ने मुझे ये दवा दी, उसके माता पिता ने इसे लिया और पाया कि यह बहुत प्रभावी है। स्नान करने के बाद ये दवा ले लो। देवेंद्र कपूर ने बिना कुछ सोचे समझे सिर हिला दिया। आखिरकार वह मेरा अपना बेटा है, मैं खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए जहर का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो फिर मैं वापस चला जाऊंगा। अच्छा, चलो वापस चलें। कल जाने से पहले रात के खाने के लिए घर आ जाना, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। राजेश कपूर जाने ही वाले थे कि उन्हें थोड़ी चिंता हुई और उन्होंने पीछे मुड़कर कहा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना। देवेंद्र कपूर मुस्कुराए और बेबसी से बोले, साले, क्या तू मुझे 3 साल का बच्चा समझता है? तू कितना परेशान करता है। शायद पिता बनने के कारण राजेश अधिक चिंतित हो गया है। राजेश कपूर के जाने के बाद देवेंद्र कपूर ने स्नान किया। मैं पूरी तरह अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, विशेषकर मेरी कमर, ऐसा लगता है जैसे वह टूट जाएगी। जब देवेंद्र कपूर ने मेज पर दवा का डिब्बा देखा तो उन्हें अचानक राजेश कपूर की बात याद आ गई। वह आगे बढ़ा, दवा का डिब्बा खोला, गोली निकाली और निगल ली।
गोली मेरे मुंह में पिघल गई और जल्द ही गर्म धारा में बदल गई। ये धीरे धीरे देवेंद्र कपूर के शरीर पर बहने लगा। देवेंद्र कपूर को पूरे शरीर में गर्मी महसूस हुई, मानो वे किसी गर्म पानी के झरने में तैर रहे हों। पूरे शरीर की केशिकाएं कायाकल्प गोली की औषधीय शक्ति को पागलपन की हद तक अवशोषित कर रही थीं। कुछ ही पलों बाद देवेंद्र कपूर का शरीर ऊर्जा से भर गया। मेरी कमर का दर्द खत्म हो गया है, मेरे पैर और पंजे अधिक लचीले हो गए हैं और मेरा चेहरा भी गुलाबी हो गया है। देवेंद्र कपूर की आंखें चौड़ी हो गईं, उनका चेहरा आश्चर्य और सदमे से भर गया और वे आह भरने से खुद को रोक नहीं सके। ये दवा अद्भुत है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं 10 साल छोटा हो गया हूँ। जैसा कि देवेंद्र कपूर चिल्ला रहे थे, राजेश घर लौट आया है। इस समय मीरा शर्मा घर में अवी के साथ खेल रही थी। अवी को छोड़कर बाकी सभी बच्चे सो गए हैं। छोटे बदमाश, तुम अभी तक सो क्यों नहीं रहे? राजेश कपूर पास आए, अवी की नाक खुजाए और मुंह बनाया। अगर तुम नहीं सोओगे तो पिताजी नाराज हो जाएंगे। राजेश को मुंह बनाते देख अवी जरा भी नहीं डरा, बल्कि उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और ऐसे व्यवहार किया जैसे वो जवाबी हमला करेगा। ये देखकर राजेश कपूर अपनी हंसी रोक नहीं सके। हा, हमारा अवी कितना अद्भुत है। मीरा शर्मा ने उन्हें याद दिलाया, उसे तंग मत करो, जितना अधिक तुम खेलोगे वह उतना ही अधिक उत्साहित होगा। राजेश अवी के चंचल स्वभाव को जानता है। 20 मिनट बाद अवी अभी भी मजे कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह बिल्कुल भी सोना नहीं चाहता था। छोड़ो इसे, उसे खुद खेलने दो। पत्नी, इसे खाओ। राजेश कपूर ने एक ड्रैगन फीनिक्स कायाकल्प गोली निकाली और मीरा शर्मा को दे दी। हालांकि इस तरह की दवा बुजुर्गों के लिए सबसे अधिक प्रभावी है, लेकिन ये युवाओं, विशेषकर लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। यह क्या है? मीरा शर्मा ने अपने सामने रखी काली गोली को देखा और खुद को पूछने से नहीं रोक सकी। मैंने ये तुम्हारे लिए खरीदा है। ये लड़कियों के लिए विशेष रूप से अच्छा है। इसे लेने के बाद मुझे अब गर्भाशय संबंधी सर्दी और कष्टार्तव नहीं होता। ये सुनकर मीरा शर्मा ने बिना किसी हिचकिचाहट के गोली ले ली और उसे निगल लिया। ये कैसा चल रहा है? राजेश कपूर ने चिंता से पूछा। ये थोड़ा कड़वा है, लेकिन खाने के बाद मुझे गर्माहट और आराम महसूस हुआ। मीरा शर्मा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके शरीर में गर्म धारा बह रही हो। उसका रंग और भी गुलाबी हो गया है और वह जवान और ऊर्जावान दिखती है। यहाँ तक कि उसके वक्ष का आकार भी थोड़ा बढ़ गया है। ये देखकर राजेश कपूर राहत से मुस्कुराए। रात में राजेश कपूर आए और धीरे से बोले, प्रिय, जब मेरे पास कुछ खाली समय होगा तो मैं कोई व्यवसाय या कुछ और शुरू करना चाहता हूँ। जरूर, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं दिवालिया हो जाऊंगा? मीरा शर्मा मुस्कुराईं और बोली, अगर आप दिवालिया हो भी जाएं तो क्या मैं आपके पास नहीं रहूंगी? मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। ये सुनकर राजेश कपूर बहुत प्रभावित हुए। इसलिए मैंने मीरा शर्मा के साथ गहन चर्चा की। रात के 1 बजे थे जब मीरा शर्मा गहरी नींद में सो गईं। वह बहुत थकी हुई थीं। राजेश कपूर संतोष से मुस्कुराए। उन्हें एहसास हुआ कि वे और भी अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। मुझे नहीं पता कि क्या यह अस्थि मज्जा सफाई गोली के कारण है। तभी अचानक सिस्टम की आवाज बज उठी। काटना। बच्चे के दूध की गुणवत्ता में सुधार लाने और पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए मेजबान को $1,00,000 नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इनाम, लिंकिंग रोड पर एक दुकान, कुल 80 वर्ग मीटर। विशिष्ट स्थान, नंबर 108 लिंकिंग रोड। सिस्टम की आवाज सुनकर राजेश कपूर दंग रह गए। शिशु के दूध की गुणवत्ता में सुधार, यह क्या बदतमीजी है? राजेश कपूर ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और पढ़ना जारी रखा। जब उन्होंने पैदल मार्ग पर दुकानें देखी तो वे दंग रह गए। यह इनाम बहुत बढ़िया है। आप जानते हैं, लिंकिंग रोड एक ऐसी जगह है जहां जमीन का हर इंच बहुत कीमती है। किसी भी दुकान की कीमत कई मिलियन होगी। ये प्रणाली वास्तव में समय पर राहत देने वाली है। जब मैंने पहली बार अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहा तो मैंने खुद को एक दुकान से पुरस्कृत किया। इस तरह, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, ये दिवालिया नहीं होगा, है ना? आखिरकार दुकान आपकी है। ये सोचते हुए राजेश कपूर ने मीरा शर्मा को गले लगा लिया और गहरी नींद में सो गए। अगली सुबह
सूरज की रोशनी खिड़की से होकर कमरे में भर जाती है। राजेश कपूर ने नींद भरी आंखें खोली और पाया कि मीरा शर्मा अभी भी सो रही थीं। वह मंद मंद मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। आप कल रात से थक गए होंगे, है ना? राजेश कपूर ने आह भरी, फिर चुपचाप उठे और बच्चे को देखने के लिए अगले दरवाजे पर जाने के लिए तैयार हो गए। तभी अचानक उसका मोबाइल फोन बज उठा। हेलो पिताजी। राजेश कपूर, मैं दोपहर का खाना नहीं खाऊंगा। मुझे घर पर कुछ काम है, इसलिए मुझे जल्दी वापस जाना होगा। मैंने सुबह 10 बजे का टिकट खरीदा है। फोन के दूसरी तरफ से देवेंद्र कपूर की आवाज आई। राजेश ने अभी अभी बच्चों के डायपर बदलने का काम खत्म किया था। पिताजी, होटल में रुकिए, मैं आपको कार तक ले चलता हूँ। देवेंद्र कपूर ने सिर हिलाकर मना कर दिया। आप परेशान मत होइए, मैं टैक्सी बुला लेता हूँ। मेरी बहू को जल्दी ही काम पर जाना है। अगर तुम चली जाओगी तो बच्चे की देखभाल कौन करेगा? राजेश कपूर ने चारों बच्चों की तरफ देखा। वे जाग चुके थे, उनकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं और वे बाहरी दुनिया के बारे में बहुत उत्सुक लग रहे थे। कोई बात नहीं पापा, मैं बच्चों को घुमाने ले जाऊंगा। वे भी बाहर जाकर खेलने के लिए उत्सुक दिखते हैं। देवेंद्र कपूर बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने फिर भी मना कर दिया और कहा, क्या आप अकेले 4 बच्चों की देखभाल कर सकते हैं? मैं अपने रूममेट को बाद में बाहर आने के लिए कहूँगा, मुझे उससे कुछ बात करनी है। राजेश कपूर ने अपनी बात समाप्त करने के बाद फ़ोन रख दिया। फिर उन्होंने चारों बच्चों को 2 घुमकड़ों में लाद दिया और उन्हें कमरे से बाहर ले गए। जाने से पहले राजेश कपूर बेडरूम में गए, मीरा शर्मा को जगाया और उन्हें इस मामले के बारे में बताया। मीरा शर्मा ने कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन राजेश कपूर को अधिक सावधान रहने को कहा। आधे घंटे बाद राजेश कपूर ने देवेंद्र कपूर को हाई स्पीड रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया। देवेंद्र कपूर ने अपना सामान उठाया और राजेश कपूर तथा अन्य 4 लोगों को अनिच्छा से अलविदा कहा। जब उन्होंने 4 अच्छे व्यवहार वाले बच्चों को घुमक्कड़ में देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने बंद नहीं हो सके। लेकिन एक पुरुष होने के नाते मैं अपने बेटे के सामने कैसे रो सकता हूँ? देवेंद्र कपूर ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे, राजेश कपूर को कुछ सलाह दी और बिना पीछे देखे सुरक्षा जांच की ओर चल दिए। मेरे पिता को विदाई। राजेश कपूर कार में वापस आ गए। मैंने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और अरुण कुमार को फ़ोन किया। भाई फैंग, क्या बात है? लिंकिंग रोड पर आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तुम क्या कर रहे हो? मैं अंक हासिल करने की कोशिश में व्यस्त हूँ। तुम पहले से ही वयस्क हो और तुम अभी भी अंक प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें आधा घंटा देता हूँ, जल्दी करो और यहाँ आओ। राजेश कपूर ने बिना किसी संदेह के कहा। यद्यपि अरुण कुमार थोड़े असंतुष्ट थे, फिर भी उन्होंने खेल छोड़ दिया और छात्रावास छोड़ दिया। लिंकिंग रोड, पुराने मुंबई शहर में स्थित यह पुल 1237 मीटर से अधिक लंबा है। पूरा सदर बाजार दुकानों से भरा हुआ है, जहां कुल 300 से ज्यादा दुकानें हैं। यह मुंबई के 3 पारंपरिक और समृद्ध व्यावसायिक केंद्रों में से एक है। पैदल यात्री सड़क का प्रवेश द्वार। अरुण कुमार ने पान चबाया और राहगीरों की ओर देखा। देर रात तक जागकर गेम खेलने और हस्तकला के काम के कारण अरुण कुमार की आंखें गहरी हो गई हैं और वे सुस्त दिखते हैं। इस समय अरुण कुमार के चेहरे पर थोड़ी अधीरता थी। राजेश कपूर ने उसे आने को कहा, लेकिन वह तो खुद से भी धीमा था। ये कैसे हो सकता है? ठीक उसी समय जब वह इस बात को लेकर झिझक रहे थे कि क्या उन्हें वापस जाकर अंक हासिल करना जारी रखना चाहिए, एक सफ़ेद BMW अचानक उसके सामने रुकी। कार की खिड़की नीचे की ओर खुली और राजेश कपूर का खूबसूरत चेहरा कार के अंदर से झांकने लगा। कार में बैठ जाओ। अरुण कुमार के चेहरे पर अविश्वास का भाव था। उसने मुंह में रखा सुपारी थूक दिया और जल्दी से भाग गया। राजेश ने अरुण कुमार को पास के पार्किंग स्थल पर ले जाकर डिक्की खोली। अरुण कुमार, मुझे स्ट्रॉलर बाहर निकालने में मदद करो। अरुण कुमार कार से बाहर निकले और स्ट्रॉलर को धक्का देकर आगे बढ़ाया। राजेश ने बच्चों को उठाया और उन्हें घुमक्कड़ में डाल दिया। इस समय बच्चे जाग गए हैं और बड़बड़ाना शुरू कर दिया है। ये दृश्य देखकर अरुण कुमार का हृदय लगभग पिघल गया। मेरे प्यारे, आओ और मुझे अंकल कहो, मैं तुम्हारा अंकल वो हूँ। नहीं, मुझे गॉडफादर कहो, मैं तुम्हारा गॉडफादर हूँ। राजेश कपूर ने अरुण कुमार को जोर से मुक्का मारा,
गॉडफादर से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैं मान गया? अरुण कुमार ने अपना सिर छुआ और शर्मिंदा दिखे। वैसे भाई फैंग, क्या यह आपकी कार है? राजेश कपूर ने लापरवाही से सिर हिलाया। बिस्तर। भाई फैंग, क्या अब आप अमीर हो गए हैं? अरुण कुमार उत्साहित होकर चिल्लाया। कुछ समय पहले तक राजेश एक छोटे इलेक्ट्रिक गधे पर खाना पहुंचाते थे। अब हर कोई BMW चलाता है। यद्यपि ये केवल मूल संस्करण है, फिर भी इसकी कीमत लगभग $300,000 है। अरुण कुमार के लिए 3 लाख तो दूर, 300 रुपये भी बहुत बड़ी रकम है। इस समय अरुण कुमार ने राजेश कपूर को ईर्ष्या और प्रेम भरी नज़रों से देखा। ऐसे अच्छे भाई का अनुसरण करते हुए क्या आप अब भी इस बात की चिंता करेंगे कि भविष्य में आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा? भाई फैंग, अब से तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी। मेरे छोटे भाई का खाना पीना सब तुम पर निर्भर है। राजेश कपूर ने उसे घूरते हुए दुखी होकर कहा। चुप रहो, बच्चे को मत डराओ। अरुण कुमार ने बच्चे की ओर देखा और शर्मिंदगी से मुस्कुराए। वैसे भाई, तुमने मुझे बाहर चलने के लिए क्यों कहा? क्या ये बच्चों की देखभाल करने के लिए आपके साथ जाने के लिए नहीं है? मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि मैं बच्चे के साथ खेल सकती हूं, लेकिन तुम्हें उसे खाना खिलाना और डायपर बदलना होगा। राजेश कपूर ने उनकी बात अनसुनी कर दी और बस गाड़ी को धक्का देकर पैदल चलने वालों की गली में घूमने लगे। राजेश कपूर सड़क के दोनों ओर बने मकानों के नंबर देखते रहे। जल्द ही उसे वह दुकान मिल गई जहां उसे सिस्टम इनाम मिला, दुकान नंबर 108। राजेश कपूर ने अपनी चाबी निकाली, रोलर शटर का दरवाजा खोला और सीधे अंदर चले गए। ये दृश्य देखकर अरुण कुमार दंग रह गया। भैया, चाबी यहाँ कैसे आई? राजेश कपूर ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि दुकान में चले गए और उसे ध्यान से देखने लगे। ये दुकान बहुत बड़ी नहीं है, केवल 80 वर्ग मीटर से कम है, लेकिन अंदर की सजावट बहुत उत्तम है और बहुत आरामदायक लगती है। आपको क्या लगता है हमें इस दुकान के साथ क्या करना चाहिए? राजेश कपूर ने अपना सिर घुमाकर अरुण कुमार की ओर देखा और कहा। जब अरुण कुमार ने ये सुना तो वे चौंक गए और राजेश कपूर के माथे को छूने के लिए आगे बढ़े। भाई, क्या आप ठीक हैं? क्या आप जानते हैं कि यहाँ की दुकानें 1 महीने में कितना कमाती हैं? राजेश कपूर ने अपना सिर हिलाया। अरुण कुमार का चेहरा काली रेखाओं से भर गया था और वह अपने व्यवहार के बारे में कुछ नहीं कह पा रहे थे। आपको नहीं पता कि आपके पास कितना पैसा है और आप यहाँ एक दुकान खोलना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि गर्भधारण करने से महिला 3 साल तक बेवकूफ़ बन जाती है। तो क्या ये बच्चा तुम्हारा है? राजेश कपूर ने हंसते हुए गंभीरता से कहा। ये दुकान मेरी है। क्या ये तुम्हारा है? भाई, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? जब अरुण कुमार ने ये सुना तो वे तुरंत चौंक गए। राजेश कपूर ने सख्ती से कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये दुकान सचमुच मेरी है। ये कैसे हुआ, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मैंने तुम्हें इस बार यहाँ आने के लिए इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हारा साझेदार बनना चाहता हूँ और साथ मिलकर एक दुकान खोलना चाहता हूँ। तुम काम करो, मैं पैसे दूंगा। 70/30 का बंटवारा कैसा रहेगा? राजेश को अब बच्चों की देखभाल करनी है और मीरा शर्मा को स्कूल जाना है, इसलिए काफ़ी विचार विमर्श के बाद अरुण कुमार स्टोर मैनेजर बनने के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं। इसके अलावा अरुण कुमार और राजेश के बीच सबसे करीबी रिश्ता है। इससे पहले जब राजेश के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे तो अरुण कुमार ने ही उनकी मदद की थी। हालांकि यह लाउटन अचार गोभी नूडल्स के कुछ पैकेट ही थे, फिर भी राजेश को वह दयालुता याद थी। 73 अंक। भाई, क्या यह आपके लिए बहुत बड़ी हानि नहीं होगी? जब अरुण कुमार को पता चला कि राजेश उन्हें 30% देने वाला है तो वह बहुत उत्साहित हो गए। आप जानते हैं, इस तरह की पैदल सड़क पर एक दुकान खोलना, आप मटन ऑफल बेचकर बहुत पैसा कमा सकते हैं। ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि मुझे किराया भी नहीं देना पड़ता। आपका और मेरा बहुत घनिष्ठ रिश्ता है, इसमें इतनी अच्छी बात क्या है? राजेश कपूर ने अरुण कुमार की ओर देखा और मुस्कुराए। खैर, अब उसके पास एक सिस्टम है और उसे पैसों की कोई चिंता नहीं है। उसने दुकान सिर्फ इसलिए खोली थी ताकि कुछ काम मिल सके। ये सुनकर अरुण कुमार का मन हुआ कि वह ऊपर जाकर राजेश कपूर को कई बार जोर से चूम ले। भाई फैंग, अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा।
आप मेरे साथ घूम सकते हैं, लेकिन हमें इस दुकान में क्या बेचना चाहिए? राजेश कपूर ने अपनी नाक को छुआ और सोचने लगे। वास्तव में इस स्टोव को चलाने का सबसे सुरक्षित तरीका इसे किराए पर देना है। आखिरकार सदर बाजार इतना व्यस्त है कि कई लोग यहाँ दुकान खोलना चाहते हैं। इसे 40,000 से 50,000 रुपये प्रति माह किराए पर लेना काफ़ी आसान है। लेकिन राजेश मकान मालिक नहीं बनना चाहता। चूंकि सिस्टम ने इस स्टोव को पुरस्कृत किया था, इसलिए वह स्वयं कुछ करने का प्रयास करना चाहता था। अरुण कुमार ने इस बारे में सोचा और सुझाव दिया, हम बारबेक्यू रेस्टोरेंट या दूध वाली चाय की दुकान खोल सकते हैं। अगर यह काम न करे तो कपड़े बेचना भी ठीक रहेगा। कपड़े की बिक्री। राजेश कपूर ने स्ट्रॉलर में बैठे बच्चे की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, हम बच्चों के कपड़े बेचते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप पिता हैं और आपके 4 प्यारे बच्चे हैं। बच्चों के कपड़े बेचते समय आपको मॉडलों की भी जरूरत नहीं पड़ती। अरुण कुमार ने प्रशंसा में ताली बजाई। ठीक है, चलो पहले दोपहर का खाना खा लें। इस मामले में सावधानीपूर्वक योजना बनाने की आवश्यकता है। ठीक इसी तरह 2 वयस्क पुरुषों ने एक घुमक्कड़ को धक्का दिया। पैदल मार्ग के अंदर मुझे एक हुनान रेस्तरां मिला और मैं अंदर चला गया। होटल में प्रवेश करने के बाद राजेश कपूर ने वेटर से गर्म पानी की बोतल मांगी और बच्चों के लिए दूध पाउडर बनाना शुरू कर दिया। पूरी सुबह इधर उधर घूमने के बाद बच्चे पहले से ही बहुत भूखे थे। राजेश कपूर दूध पाउडर मिलाना समाप्त करने से पहले ही बड़बड़ाने लगे। यहाँ तक कि विहू, जो आमतौर पर सोना पसंद करता है, इस समय जाग गया और बोतल को ध्यान से देखने लगा। भाई, तुम क्या खाना चाहोगे? अनौपचारिक। राजेश कपूर बच्चे को दूध पिलाने में व्यस्त थे और उन्होंने बिना सिर उठाए कहा। अरुण कुमार ने मेनू लिया और एक कटी हुई मिर्च वाली मछली का सिर, एक तला हुआ मटन और एक ब्लांच किया हुआ चौसम का ऑर्डर दिया। राजेश कपूर विहू को गोद में लेकर उसे खाना खिला रहे थे। विहू ने शराब पीते हुए राजेश कपूर की ओर मुस्कुराकर देखा और अपने हाथ से राजेश कपूर की नाक को भी छुआ। राजेश कपूर के दिल में गर्माहट महसूस हुई। उन्होंने अपना सिर नीचे किया और विहू के चेहरे पर चुंबन लिया। अच्छा रहो विहू, जल्दी से अपना दूध पी लो। विहू समझ गया कि राजेश कपूर का क्या मतलब था। मैंने दूध पाउडर बहुत जल्दी खत्म कर दिया। राजेश ने उसकी डकार थपथपाए और फिर बच्चे को वापस घुमक्कड़ में डाल दिया। इस बार जब वह बाहर गया तो राजेश प्रत्येक बच्चे के लिए खिलौने लाया। विहू का खिलौना एक प्यारा सा जिराफ है जिसे दबाने पर आवाज आती है। चारों बच्चे अब लगभग 6 महीने के हो गए हैं। उनकी ताकत धीरे धीरे बढ़ रही है और उन्हें बाहरी दुनिया की चीज़ों में बहुत दिलचस्पी है। दूध पीने के बाद वे सभी अपने अपने खिलौनों से खेलने लगे। राजेश कपूर को इसकी बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी वेटर बर्तन लेकर आ गया। बच्चे को घुमक्कड़ में देखकर मैं उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। वाह, कितना प्यारा बच्चा है। और वे 4 बच्चे हैं। ये तो आश्चर्यजनक है। राजेश कपूर मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। रात के खाने के बाद राजेश ने अरुण कुमार को स्कूल वापस पहुंचाया। वे दोनों कार में ही स्टोव खोलने पर चर्चा करते रहे। अंततः एक समझौता हुआ और सभी वित्तीय मामलों को राजेश ने संभाल लिया। काम निपटाना, स्टोव की देखभाल करना और स्टोव को सजाना संवारना अरुण कुमार पर छोड़ दिया गया। भाई, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से हमारी दुकान को बड़ा और मजबूत बनाऊंगा। अरुण कुमार ने अपनी छाती थपथपाई और राजेश कपूर को आश्वस्त किया। अरुण कुमार को भेजने के बाद राजेश रॉयल रेजिडेंसी लौट आया और रात का खाना बनाने की तैयारी करने लगा। कुछ ही देर बाद मीरा शर्मा घर लौट आईं। जब मैं रसोई से आती हुई मोहक सुगंध को सूंघता हूँ तो मेरे चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान आ जाती है। प्रिय, मैं वापस आ गया हूँ। अच्छा, अब जाओ और हाथ मुंह धो लो, हम जल्दी ही खाना खा लेंगे। मीरा शर्मा ने हम कहा और फिर बच्चे की देखभाल करने के लिए बेडरूम में भाग गईं। रात्रि भोजन के दौरान, प्रिय, आज तुम बच्चे को खेलने कहाँ ले गई? मैं उन्हें अपने पिता को विदा करने ले गया और फिर हम पैदल मार्ग पर खरीदारी करने गए। मैं अरुण कुमार के साथ सदर बाजार में एक स्टोर खोलने की योजना बना रहा हूँ। आप क्या बेचने जा रहे हैं? बच्चों के कपड़े और फिर कुछ अन्य चीजें। मीरा शर्मा ने ये सुनकर सिर हिलाया,
तो क्या तुम ज्यादा थके नहीं हो? नहीं, मैं सिर्फ बिलों का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार हूँ। जहाँ तक दुकान के प्रबंधन की बात है तो ये सब अरुण कुमार पर छोड़ दिया गया है। वैसे भी वह दिन भर छात्रावास में खेलता रहता है, तो बेहतर होगा कि वह बाहर आकर कुछ किराने का सामान भी ले आए। वह इसे व्यायाम समझेगा। राजेश कपूर ने चावल के 2 कौर लिए और मुस्कुराते हुए कहा। वह अपने स्टोर में जो भी उत्पाद बेचने की योजना बना रहे हैं, वे सभी शिशुओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले ब्रांड हैं। जहां तक सामान के चयन का सवाल है, इसका निर्णय राजेश और मीरा शर्मा करेंगे। मोजे से लेकर गर्म कपड़ों तक इन्हें व्यक्तिगत रूप से चुनने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है। रात के 12 बजे तक राजेश और मीरा शर्मा ने अभी नमूनों का चयन पूरा किया था। प्रिय, सो जाओ, मैं बच्चे का डायपर बदलने जा रही हूँ। मैं जा रहा हूँ। मीरा शर्मा ने अपना पजामा पहना और बिस्तर से कूद पड़ी। अगले कमरे में 4 बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन मेरा दूसरा बच्चा रजाई को लात मारकर अपना पेट दिखाता है, जिससे उसे आसानी से सर्दी लग जाती है। मीरा शर्मा ने उसे रजाई उड़ा दी और चिंतित होकर बोली, तनु रजाई को लात मार रही है। मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, मैं आज रात उठकर इसकी जांच करूंगा। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद पति। बेडरूम में वापस आकर दोनों बिस्तर पर लेट गए। मीरा शर्मा करवटें बदलती रहीं, उन्हें नींद नहीं आ रही थी। राजेश कपूर पास आए और धीरे से बोले, पत्नी, आप क्या कर रही हैं? मैं सो नहीं सकता। क्यों न? चलो कुछ व्यायाम करें ताकि हम अच्छी नींद ले सकें। राजेश कपूर ने बोलते हुए मीरा शर्मा के पजामे के बटन बड़ी कुशलता से खोल दिए। पति, परेशानी मत करो। मीरा शर्मा ने अपना पजामा ऊपर खींचा और खुद को सोने के लिए मजबूर किया। राजेश कपूर की वर्तमान शारीरिक शक्ति को देखते हुए, यदि वे लगातार मेहनत करते रहे तो सुबह के 2 या 3 बज जाएंगे। कल रात उसने राजेश कपूर की ताकत देखी थी। मीरा शर्मा सचमुच थोड़ी डरी हुई हैं।